जी, क्लास से पहले कोई क्वेश्चन करना हो तो कर लें, फिर हम सीए सर्विक्स पे हम स्टार्ट कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। जी मैडम ज़ैनब। जैसे हम रोल प्लेयर से जब क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं ना, तो उस वक्त जी, मसलन जैसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं तो साइन पोस्ट करते हैं कि साइन पोस्ट इस हिसाब से कि जब आपको मतलब अगर डिस्पेरुनिया हो रही है तो उससे पहले मतलब हमें जो सिखाया गया है अपने ट्यूटर्स के हिसाब से, तो आप ना ये कहा करें कि माजिद से पूछना चाहूंगी, तो ये ठीक है या हमें ये नहीं कहना चाहिए? मतलब जो पर्सनल नहीं सवाल कहना पूछे चाहिए। कहना बिल्कुल नहीं चाहिए। कहना चाहिए। देखो, डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं आपको बताऊं, आपको एग्जाम में भी और अदरवाइज लाइफ में भी आपको जो है ना, 1 सेकंड में आपसे 1 मिनट बाद। मैं आपको बता रही थी कि आपने एग्जाम में तो खास तौर पे और पर्सनल अपनी उसमें क्लिनिकल लाइफ में भी एग्जाम में इसलिए खास तौर पे क्योंकि एग्जामिनर भी इरिटेट होंगे। आपने एक्स्ट्रा जो लाइंस या एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स क्यों बोलनी है? जैसे कि कोई आपको कह रहा है कि जैसे मैंने आपको हर क्लास में कहती हूँ कि ऐसी बातें नहीं करनी, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ऑफ ऑल। और ये माजरत से या एक्सक्यूज मी फॉर दिस या हल्की आवाज में करके कुछ पूछना है कि जो चीज आपको लगता है कि इफ यू आर आस्किंग समथिंग पर्सनल और इफ यू आर आस्किंग समथिंग जिससे पेशेंट की प्राइवेसी थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है या कुछ और ऐसा उसे फील हो सकता है, तो यू कैन आस्क हर इन अ कॉन्फिडेंशियल वे, इन अ वे कि आप वो तो शुरू में सॉर्ट आउट कर लेते हो कि उसके साथ कौन बैठा हुआ है या वो अकेली है या नहीं। अगर वो जिसके साथ भी बैठ के बात हो रही है या फिर वो आपके साथ अकेले बैठ के कोई बात हो रही है, तो फिर उसमें अगर आप क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के लिए उससे वो सवाल कर रहे हो तो व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय माजरत के साथ या नहीं? बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं करनी, ठीक है? डिस्पैरुनिया हो या डिस्मेनोरिया हो या एलएमपी हो या कोई मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री हो, दीज आर वेरी पर्सनल थिंग्स फॉर एनी ले पर्सन। जो जो डॉक्टर ना हो उनके लिए ये बड़े बड़ा हमें नहीं पता किस हद तक कंजर्वेटिव माइंडेड बंदा आगे बैठा हुआ है। हम तो मेडिकल बात कर रहे हैं ना, तो हमने तो उसी के अंदर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखना है। ठीक है। जी मैम, थैंक यू। वेलकम। ठीक है। और कोई बात ऐसी? डॉक्टर फायजा आई हुई है, शी इज आवर वॉलंटियर और सी सर्विक्स। नूर फायजा। इफ शी इज नॉट हेयर तो कोई और वॉलंटियर कर ले। कोई 2 3 हफ्ते पहले ही पूरे 1.5 महीने का शेड्यूल आपके साथ शेयर तो हो जाता है विद नेम ऑफ वॉलंटियर। तो जिस डेट के साथ जो वॉलंटियर है वो अगर आ ही जाया करे, ताकि क्योंकि पूरी क्लास उसके ऊपर बेस्ड होती है। एनीवेज, अगर कोई है वॉलंटियर फॉर सी सर्विक्स तो वो आ जाए। मैं कर लेती हूँ, सी ओवरी कर लेते हैं। मेरे पास एक पेशेंट की हिस्ट्री है, मैं अनीला बात कर रही हूँ। चलो फिर सी ओवरी। अनिला, आपने मुझे मैसेज किया हुआ था फॉर सी ओवरी। हाँ नहीं मैम, मैंने नहीं किया था। मैं ये वैसे मेरे पास चलो, एक पेशेंट की अच्छा हिस्ट्री है तो टॉपिक मैंने कवर कहा हो वही जाएगा डिस्कस कर। बिकॉज किसी ने स्पेशली मैसेज किया था। आई एम श्योर कि कोई queries होंगी जो उन्होंने मुझे स्पेशली कहा था। तो चलो, अगर वो है या नहीं है, वरना क्लास तो रिकॉर्डिंग में आ ही जाएगी। जी अनिला, हम कर लेते हैं, सीओ भी कर लेते हैं। जी बताएं। पहले सिनेरियो आपकी पेशेंट की मैं पहले पेशेंट सिनेरियो की बता दें। हिस्ट्री। पहले आप मैं हमें केस पेशेंट सिनेरियो बता देना, फिर हम स्टार्ट करते हैं। Yes, ma'am. My patient Mariam, age 60 year, wife of Ladita, age 60 years, married for 32 years, presented to us in the OPD of the National Hospital Multan with a complaint of abdominal distension since the last 2 months and abdominal pain since the last 1 month. एंड मैडम ये सिनेरियो है, मैं अब इसकी हिस्ट्री ले लेती हूँ। मैं इसको वेरी गुड। केस। बिल्कुल ठीक है। आप देख लो, स्ट्रक्चर डिस्कशन कर लो। जी। ओके मैम, जैसे मैं पेशेंट का ही बता देती हूँ। माय थोड़ा पेशेंट टाइम मरियम। रख के करते हैं नीला, ठीक है? आई एम कीपिंग द टाइम एज वेल, और आप करो, मैं टाइम का भी रिकॉर्ड करी। जी। गुड। जी मैम। मैम, माय पेशेंट मरियम, वाइफ ऑफ अल्लाह दिता, presented to us with a complaint of low abdominal pain since the 4 month and the abdominal distension since the 4 month. Madam, low abdominal since the low abdominal pain was 4 months. It was associated with the nausea and vomiting. However, pain relieved by taking the medication.
and she has abdominal distension since 2 months, and she has only shortness of breath due to this abdominal distension on doing doing exertional activity. Madam, after the my patient histories go HOPI patient histories goes back 4 months when she developed the low abdominal pain and abdominal distension. And patient has is para 5 regarding his history and all her normal vaginal delivery, and she has no history of the no history of the no history of the any contraception and exposure, and patient has no patient has no history of the any conception exposure. However, it is associated with the abdominal distension and pain associated with the change in the bowel habit and increased frequency of the urination and the constipation. And there is also the shortness of breath on doing the exertional some exertional activity. And no family history of the any breast cancer, endometrial cancer, and the ovarian cancer is noted. And regarding her past medical history, she doesn't have any hypertension, diabetes, blindness, or any other disorder, and no history of the any tuberculosis in the patient and in the family. And she belong to low socioeconomic status. No history of the smoking is in this patient. And madam, on examination, my patient Mariam sitting comfortably on the couch with her vitals, blood pressure 110/70, pulse 86 beats per minute, pallor negative, thyroid normal. On abdominal examination, on the inspection, abdomen is for protuberance, and on palpation there is a madam, there is a almost 8 into 10 centimeter mass extending up to the epigastrium, and fluid thrill is negative. However, the fluid thrill is negative, however shifting dullness is positive. And on the sterile speculum, on the instruction, vulva is normal, and on sterile speculum examination, vaginal wall is on sterile speculum examination, vaginal wall is are short in length, and by manual examination is very very tender for the patient, and very tender for the patient and cannot be done. Ma'am, this is the examination. Ma'am, now I will summarize my case. My patient Mariam, wife of Aladita, 60 years old, para 5, all SVD, presented to us in the National OPD Multan with a complaint of low abdominal pain since 4 months, and it is associated with the vomiting and nausea and abdominal distension since 2 months, associated with the difficulty in doing her work. And patient has previous history of abdominal hysterectomy 12 years back due to the fibroid, and now rest of the history is unremarkable. On examination, the old lady sitting comfortably on the couch with our general physical examination normal. Abdominal examination is significant with the protuberance abdomen and up to 10 to 12 centimeter mass extending up to the epigastrium. Fluid thrill is negative, but the shifting dullness is positive. Rest of the examination is unremarkable. And madam, this is the summary of the case. मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही. सॉरी, मैंने म्यूट किया हुआ था. सो मैं पहले क्लियर कर लूं कि चार्ट के ऊपर सब कंफ्यूज हुए हैं कि सीए सर्विक्स से क्या हो गया. सीए सर्विक्स वाली हमारी कैंडिडेट नहीं आई, सो विल डू इट सम अदर टाइम. डॉक्टर नीला ने कहा कि शी विल वॉलंटियर, एंड और ये सीओपी का केस उन्होंने कहा लेट्स डिस्कस ओवेरियन मास, एंड इट्स अ स्ट्रक्चर डिस्कशन, रोल प्लेयर वाला नहीं है. ठीक है, कंसिडरिंग दैट इट वाज ऑल राइट, बट फ्रैंकली हिस्ट्री बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं थी. अगर आप कोई मैस एब्डोमेन का केस कर रहे हो, देखो बात ये है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर हिस्ट्री, आपने चलो बायोडेटा आपको दिया हुआ है, अगर उसके अंदर केस सिनेरियो के अंदर चलो पैरिटी नहीं थी, आपने कहा पैरा 5 है, 60 इयर्स मैरिड फॉर 32 इयर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा.
शुरू से ही बताओ ना कि हिस्टेरेक्टमी हुई हुई है उसकी पेशेंट की, कि शी इज अ पोस्ट हिस्टेरेक्टमी पेशेंट विद मास एब्डोमेन। आपकी कोई भी चीज किसी के साथ को रिलेट कर ही नहीं रही थी। अच्छा, मैं आगे जाके बताती हूँ किस तरीके से। देन दिस लेडी 60 years of age and she's here with abdominal distension and a feeling of mass or whatever in the lower abdomen or वो। तो उसके अंदर अब आपका बिकॉज हिस्टेरेक्टमी हुई हुई है, ब्लीडिंग उसको है नहीं, ना वॉल्व से ब्लीडिंग है ना कुछ, तो ऑब्वियसली डीडी में सबसे पहले आपके पास ओवेरियन मास की तरफ जाती है बात। अगर ओवेरियन मास है तो आपने पहले हिस्टेरेक्टमी का तो बताओ कि हिस्टेरेक्टमी, चलो आपने बता दिया फाइब्रॉइड के लिए, कि उस टाइम पे यूट्रस कंजर्व हुई थी या नहीं हुई थी। हिस्टेरेक्टमी किस रूट से हुई थी? वाज इट अ वजाइनल रूट बिकॉज शी इज पैरा 5 विद नॉर्मल डिलीवरीज, या वो एब्डोमिनल रूट था, या वो क्या था? और ओवरीज कंजर्व हुई थी या नहीं हुई थी? जब हिस्टेरेक्टमी हो गई उसको मेनोपॉज, एग्जैक्टली मेनोपॉजल सिम्टम्स लाइक थोड़ा अर्ली स्टार्ट हुए या नहीं हुए, या अब क्या स्टेटस है वो सारा। उसके बाद आप मैथ्स से रिलेटेड और पेन से रिलेटेड अलग अलग हिस्ट्री जो कोई पॉइंट्स हैं वो बोलोगे। और नाउ एज यू आर थिंकिंग दैट इट्स एन ओवेरियन मास, या डीडी में अगर ओवेरियन मास है, या पेशेंट अपने मुंह से कहती है कि मुझे अल्ट्रासाउंड में ओवरी का उन्होंने मास का है, तो उसके रिस्क फैक्टर्स तो बोलो ना, या कोई प्रोटेक्टिव फैक्टर्स तो बोलो। शी इज पैरा 5, उसने ब्रेस्ट फीड किया या नहीं किया, क्या कभी जिंदगी में उसको मल्टीपल हो? शी इज पैरा 5 बट यू नेवर नो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी डिलेड थी और उसको कोई मल्टीपल ओवुलेशन इंडक्शंस के बाद उसने कंसीव किया, उसका कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीए, ओवरी, ब्रेस्ट, एंडोमेट्रियम और ड्यूडेनम, ये इंटेस्टाइन, वो सारा कुछ। तो ये सारा जो जो कि एक लिंक बनता है जिसे लिंच सिंड्रोम कहते हैं जेनेटिकली, वो वाली हिस्ट्री पूछोगे। और फिर उस और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में भी जैसे मैंने आपसे कहा कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग है, तो मतलब इसके बगैर आपकी हिस्ट्री इनकम्प्लीट है। और फिर आपने जब एग्जामिनेशन भी किया, एग्जामिनेशन में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट वाज समथिंग जो कि आप सोच लो कि उसके ऊपर अगर आपकी कोई भी गलती हुई है तो आप बेशक जितना अच्छा कर लो, यू डू नॉट डिजर्व टू पास। क्योंकि देखो ये मैथ्स एब्डोमेन जो है ना, ये वो मैथ्स डिफरेंट है फ्रॉम एनी फ्रॉम किसी भी और फील्ड के डॉक्टर की जो अप्रोच इस मैथ्स के लिए होगी, वो आपकी अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए, बिकॉज ये आपकी फील्ड का मैथ्स है और ये डेफिनेटली एक डिफरेंट मैथ्स है। इट्स नॉट अ मैथ्स दैट इज गोइंग टू बी सीन बाय अ सर्जन, और इट्स नॉट अ मैथ्स which is going to be seen by a medical related person, या it's not abdominal distension which should be picked up और which should be जिसका डिफरेंशियल कोई मेडिसिन का बंदा बना है। इट इज समथिंग जिसमें आपकी अप्रोच ही मैटर करती है, एंड दिस अप्रोच इज डेफिनेटली डिफरेंट बिकॉज ये एक डिफरेंट मैथ्स है बाकी फील्ड से। और उसमें आपने ठीक है साइड साइज देखा, आपने एब्डोमेन के ऊपर सारा कमेंट किया, बट यू नीड टू नो एग्जैक्टली कितने देखो, बात यह है कि आपने कहा ठीक है 10 to 12 सेंटीमीटर मैथ्स बट रीचिंग टू एपिगैस्ट्रियम, आपकी ये बात ही कहीं से मैच नहीं कर रही थी। हाउ कैन अ 10 to 12 सेंटीमीटर मैथ्स रीच एपिगैस्ट्रियम? ठीक है। और मतलब ये इतने बड़े ब्लंडर्स, फिर उसके बाद आपको कोई आइडिया नहीं है कि व्हाट इज शिफ्टिंग डलनेस एंड व्हाट इज फ्लूइड थ्रिल। मतलब आपकी मुझे एग्जामिनेशन बोलने के स्टाइल से ही पता चल गया कि यू हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ abdominal distension, you have no concept of abdominal mass or of shifting dullness। ये इंटरेस्टिंगली कोई 90% जो ट्रेनीज होते हैं जो कि 4th ईयर करके जाते हैं उनको भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। सो यू नॉट द ओनली वन जिसको कॉन्सेप्ट नहीं है कि एब्डोमिनल मास या जो कि ओवेरियन है विच इज नॉट यूट्राइन इन ओरिजिन, उसका एग्जामिनेशन कैसे करना है, उसकी साइज की असेसमेंट कैसे करनी है, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज फ्लूइड थ्रिल एंड व्हाट इज shifting dullness। So you are not the only one. I'm saying 90 or maybe more than 90% of the candidates do not have concept। उसकी वजह यही है क्योंकि देखो हमारे पास अल्ट्रासाउंड की मोडेलिटी है, हम क्लिनिक पे देखते हैं, हमें लगता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, चलो जी स्कैन लग गया, या हम अपने ओपीडी में बैठे हैं वार्ड में देखा, हम पेशेंट को देखते ही उससे शायद एग्जामिन करने से पहले ही उसकी फाइल में से अल्ट्रासाउंड देख लेते हैं। इस वजह से बात एग्जामिनेशन के कॉन्सेप्ट तक जाती नहीं। सो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका कसूर है या कि 90% कैंडिडेट, लेकिन यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट। उसकी वजह ये है कि आप ब्लाइंडली अल्ट्रासाउंड पे डिपेंड नहीं कर सकते, और आपकी अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग भी गलत, तो आपकी एग्जामिनेशन फाइंडिंग और अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग मिलके आपको कोई डायग्नोसिस देने चाहिए। और कई दफा आपकी एग्जामिनेशन फाइंडिंग पे आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली आपने इन्वेस्टिगेशन इसको क्या लिख के देनी है ताकि नेक्स्ट विजिट पे वो एटलीस्ट ये इन्वेस्टिगेशन करके आ जाए अलॉन्ग विद अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट।
So your examination finding is actually more important than the ultrasound report. Remember this. जब तक आपके हाथ आपके लिए काम नहीं करेंगे ना, like you know your hands do not act like your brain, I would say, तब तक आप पेशेंट मैनेज कर ही नहीं सकते, वो बेशक आप जितनी मर्जी इन्वेस्टिगेशंस पे डिपेंड कर लो, ठीक है। सो अब इसका मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि मैथ्स को आपने कैसे देखना है। देखो, वी नो दैट आइदर इन गायनी वी आर गोइंग टू गेट यूट्राइन mass or we are going to get the ovarian or the adnexal mass. We know exactly कि if it is central and if we are not finding the lower limit of the mass, we call it as a uterine. We think that it has to be uterine अगर patient की hysterectomy नहीं हुई कि lower limit is not reachable, which means the statement means that it's uterine. अनिला ने ये भी मेंशन नहीं किया कि उसको सारी लिमिट्स और मार्जिन्स मिली थी या नहीं मिली थी उस मैथ्स की। बहरहाल चलो, अगर किसी ने कह दिया कि लोअर लिमिट इज रीचेबल, which indicates that it may not be, there are high chances that it is probably not a uterine mass, it's an adnexal mass, right? सो इफ अच्छा, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी आप किसी मैथ्स की मेजरमेंट पे कमेंट करते हो एग्जाम के अंदर या अदरवाइज भी, तो ऑलवेज रिमेम्बर, ये हमने एमबीबीएस फाइनल ईयर में शायद बात पढ़ी थी, लेकिन उस वक्त इतनी और बातें होती थी, हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये होता था कि हमने इस चीज को समझा शायद नहीं या अप्लाई नहीं कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक बहुत बेसिक लेवल होता है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी आप कोई मेजरमेंट बॉडी से रिलेटेड देते हो, यू ऑलवेज कोरिलेट विद द बोनी लैंडमार्क। हम गायनी में हमारा बोनी लैंडमार्क सिम्फिसिस प्यूबिस है, राइट। जैसे हम कहते हैं कि एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल से इतने सेंटीमीटर अवे, या कोई चीज इस तरह, हमारा सिम्फिसिस प्यूबिस से मेजरमेंट होती है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि 20 वीक साइज है, विच मीन्स के वी आर मेजरिंग इट फ्रॉम प्यूबिक सिम्फिसिस। या फिर हमने कहा कि 10 सेंटीमीटर है, विच मीन्स के हमने सिम्फिसिस प्यूबिस से बोनी लैंडमार्क लिया, राइट। अच्छा, जब जो तो जिसमें तो लोअर लिमिट इज नॉट रीचेबल, उसके अंदर तो बोनी लैंडमार्क सिम्फिसिस प्यूबिस है। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग विद श्योरिटी एंड वी हैव टू बी श्योर अबाउट इट। उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है कि आप क्या मेजरमेंट बोल रहे हो। जिसमें लोअर लिमिट नॉट रीचेबल है, यानी कि वो आप क्या लैंडमार्क सिम्फिसिस प्यूबिस है, वहां से आप कह रहे हो आइदर प्रेगनेंसी है, 22 वीक साइज आप कह रहे हो, या 36 सेंटीमीटर कह रहे हो, वी आर टेकिंग सिम्फिसिस प्यूबिस एज अ बोनी लैंडमार्क एंड देन वी आर मेजरिंग द फंडल हाइट। या कोई मैस है यूट्राइन जो कि जिसकी लोअर लिमिट इज नॉट रीचेबल और इज नॉट रीचेबल, और उसमें प्यूबिक सिम्फिसिस इज द लैंडमार्क एंड वी आर सेइंग दैट इट्स 16 वीक्स या 16 सेंटीमीटर साइज। अब अगर किसी का लोअर लिमिट इज रीचेबल, नाउ वी डू नॉट हैव एनी बोनी लैंडमार्क। जिस मैस का जो कि एडिनेक्सल मैस होगा, जिसकी लोअर लिमिट रीचेबल होगी, उसके अंदर हम बोनी लैंडमार्क ले नहीं सकते, क्योंकि वो सिम्फिसिस प्यूबिस से वो हट गया ना, लोअर लिमिट रीचेबल हो गई। तो उसके अंदर हम एग्जैक्ट मेजरमेंट बोल नहीं सकते। उसके अंदर हम बोलेंगे वी कैन इवन से अप्रोक्सीमेटली a tennis ball size, approximately a lemon sized mass, approximately a 4 into 5 centimeter mass भी बोल सकते हो। और उससे ये पता चलेगा कि एग्जैक्ट नहीं आप बोल सकते, बिकॉज उसके अंदर जब आपके पास बोनी लैंडमार्क नहीं है, तो यू कैन नॉट मेजर इट विद मेजरिंग टेप। क्योंकि जब आप मेजर करोगे किसी पेशेंट के एग्जामिनेशन में, तो योर वन मेजरिंग एक एक पॉइंट, एक जो एक सिरा जो है मेजरिंग टेप का, वो एक किसी लैंडमार्क पे होना चाहिए ना, ताकि जो दूसरा सिरा है वो आप लेके मेजर करो एग्जैक्टली कि वो कि उसकी पूरी मेजरमेंट कितनी है, एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो यहाँ पर जब कोई बोनी लैंडमार्क नहीं है, तो दूसरा पॉइंट भी इट हैज टू बी ये कि अप्रोक्सीमेशन हो जाएगी मैथ्स की, राइट। सो जब आप जिसमें लोअर लिमिट रीचेबल है, उसके अंदर आप बोनी लैंडमार्क के बगैर बात कर रहे हो, और उसके अंदर आप एक अप्रोक्सीमेशन बोल रहे हो साइज का। अच्छा, उसके बाद आपने उस मैथ्स की मोबिलिटी पे कमेंट करना है, आपने उसकी कंसिस्टेंसी पे कमेंट करना है, आपने उसके बॉर्डर्स पे कमेंट करना है, आपने उसकी सरफेस पे कमेंट करना है। उसके बाद आपने, अब फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज इफ देर इज एन एडिनेक्सल mass, any mass in the body can, it can, खुदा ना खास्ता, it can be malignant also, and it can cause fluid, abdomen में fluid collection हो सकती है because of the malignancy or anything. So आपने shifting dullness और fluid thrill चेक करनी है। आप कभी भी फ्लूइड थ्रिल पे कमेंट नहीं कर सकते या पेशेंट के ऊपर चेक नहीं कर सकते शिफ्टिंग डलनेस से पहले, ठीक है ना। नीला ने जब अपना एब्डोमिनल एग्जामिनेशन बोला, तो उसने क्या कहते हैं, जो है फ्लूइड थ्रिल पहले बोली और शिफ्टिंग डलनेस बाद में बोली। ये बेइंतहा बड़ा ब्लंडर है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट।
व्हाट इज शिफ्टिंग डलनेस? शिफ्टिंग डलनेस का मतलब ये है कि इट्स अ साइन ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमेन। यानी कि इसके अंदर आप करते कैसे हो? पहले पेशेंट फ्लैट लेटा हुआ है, आपने परकशन करते करते आप उसके अम्बिलिकस तक लेके आए हो। परकशन नोट जो है वो आपका डल नहीं है, रेजोनेंट ही है, ठीक है। जब आप एब्डोमेन आप अम्बिलिकस तक लाए हो, उसके बाद आप उसको यू आर स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द पेशेंट, तो आप उसको परकस करते करते राइट साइड पर लेके आओगे। अगर बेस के ऊपर जाकर, यानी कि पेशेंट बिल्कुल फ्लैट लेटा हुआ है और फ्लैंक्स में जाके नोट डल हो गया है, तो इसका मतलब है कि फ्लूइड प्रेजेंट है, तो नोट चेंज हुआ है ना, ठीक है, परकशन नोट चेंज हुआ है। अब फ्लैग्स के ऊपर लाके जब नोट डल हो गए, जिस पॉइंट पे डल हुआ है, यू स्टॉप देयर 2 मिनट, और फिर पेशेंट को कहोगे कि ऑपोजिट साइड पे वो करवट ले, यानी कि अगर आप राइट साइड पर लेके आए हो और नोट डल हो गया, तो आपने पेशेंट से कहा है कि लेफ्ट लैटरल हो जाए। जब वो लेफ्ट लैटरल होगा, आपका फिंगर और आपकी परकशन का स्टाइल वहीं पर है जहां पर नोट डल हुआ था, यानी कि फ्लैंक्स में। आपने पेशेंट से कहा लेफ्ट लैटरल हो जाए, जैसे ही वो लेफ्ट लैटरल हुई, यू विल वेट फॉर अराउंड लाइक 10 सेकेंड्स और सो। फ्लूइड उसका सारा ग्रेविटी से ऑपोजिट फ्लैंक में चला जाएगा, और फिर आप उसको परकशन करोगे, राइट। उससे ये पता चलेगा कि और अब वो डल नोट नहीं रहेगा, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि पेशेंट जो है वो इसकी शिफ्टिंग डलनेस इज पॉजिटिव, राइट। एक चीज, अगर शिफ्टिंग डलनेस पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि साइन ऑफ फ्लूइड पॉजिटिव है, यानी कि देयर इज अ फ्लूइड इनसाइड द एब्डोमेन। फ्लूइड पॉजिटिव है तो फ्लूइड थ्रिल पता करने का फायदा है ना। अगर शिफ्टिंग डलनेस ही नेगेटिव है, तो फिर फ्लूइड थ्रिल किसके ऊपर कर रही? समझ आई ना? यानी कि फ्लूइड थ्रिल पॉजिटिव होगी ही, शिफ्टिंग डलनेस पॉजिटिव होगी तो कोई चांस है कि फ्लूइड थ्रिल पॉजिटिव है। और फ्लूइड थ्रिल किस में वैसे पॉजिटिव आती है? जिसमें बहुत ज्यादा फ्लूइड हो, देयर इज ग्रॉस एसाइटिस इन द एब्डोमेन, राइट। इसमें मैम मैं इसका मैडम दोबारा इसको बता रिपीट दें कर दें कि प्लीज, इन शिफ्टिंग लोअर लिमिट डलनेस को मैडम। मैं बताती हूँ, अभी दोबारा बताती हूँ, एक सेकेंड। क्या नीला, आप क्या कह रहे हो? मैडम मैं बोल रही हूँ कि मैथ्स का जो आपने बताया ना कि लोअर लिमिट उसकी रीच मैडम, वो ऐसे सिस्टिक सा मैथ्स था, मोबाइल था, और उसकी लोअर लिमिट मुझे नहीं मिली। पेशेंट का abdomen काफी डिस्टेंडेड था, लाइक, और शिफ्टिंग डलनेस तो मुझे उसकी पॉजिटिव मिली। फिर जब मैंने उसको फ्लूइड फील किया तो वो नेगेटिव था। मुझे मैथ्स का बता दें कि मैथ्स की लोअर लिमिट हमने कैसे तो रीच आप करनी कह है। दो कि लेकिन कुछ कमेंट तो करो ना, मतलब गायनी में आप छोड़ नहीं सकते लोअर लिमिट पे कमेंट किए बगैर। इफ यू डिड नॉट फाइंड द लोअर लिमिट, तो कह दो क्या लोअर लिमिट कुड नॉट बी रीच। हो सकता है वो वॉल्ट के साथ एडहेरेंट हो। देखो एडहेरेंट मैसेज भी होते हैं, बिकॉज ये तो पोस्ट सर्जिकल पेशेंट है ना, इसकी तो हिस्टेरेक्टोमी हुई हुई है, तो हो सकता है देर आर चांसेस के देर आर एडिशंस, आपको लोअर लिमिट ना मिले। लेकिन आप कमेंट किए बगैर नहीं निकल सकते, आप उसको एग्जामिन करो। एंड इफ, क्योंकि ये कोई मुश्किल फाइंडिंग नहीं है लोअर लिमिट को ढूंढना। अगर आपको लोअर लिमिट नहीं मिली, तो आपको लोअर लिमिट कुड नॉट बी रीच्ड, ठीक है। मैडम ताकि उसकी आप, जो इसकी स्कैन पे फाइंडिंग है ना, उसमें सिस्टिक मास है 13 into 12 सेंटीमीटर का, सीन इन द पेल्विस विद अ मल्टीपल थिक सेप्टेशन एंड थिक वॉल्ड नो सॉलिड कंपोनेंट। अच्छा, तो कई मैडम दफा देर में भी सच इतना बड़ा मैस हो, जैसे कि ये वाला भी नीला कह रही है, तो उसमें भी तो लोअर लिमिट नहीं मिलेगी ना। कई दफा इतनी ग्रॉस सोसाइटीज होती है कि आपको तो मैस ही फील अलग से नहीं होता। तो अगर इसके अंदर आपको अलग से 30 सेंटीमीटर का मैस फील हो रहा है, तो इट्स सच ए ह्यूज मैस कि इसके अंदर लोअर लिमिट देखना इज लाइक नियरली इम्पॉसिबल। तो आप कह दो कि लोअर लिमिट कुड नॉट बी रीच्ड, ठीक है। तो फिर आप कह सकते हो। और लेकिन जो फ्लूइड थ्रिल है, देखो फ्लूइड थ्रिल किस तरह करते हैं। पेशेंट स्ट्रेट लेटा हुआ है, आपने एक उसका अपना ही हाथ रख दो उसके बिल्कुल सेंटर में एपिगैस्ट्रियम में, ऐसे करके, ठीक है। और आपने एक साइड ऑफ द एब्डोमेन से ऐसे करके नॉक करना है, और दूसरी साइड पे आपका ऐसे करके हाथ पड़ा होगा। अंदर इतनी ग्रॉस साइटीज है, जैसे एक समुंदर के अंदर आप वेव प्रोड्यूस करते हो, ऐसे करके वेव प्रोड्यूस करते हो, और वो जाके टर्न करके वेव इधर स्ट्राइक करती है। तो दिस इज कॉल्ड फ्लूइड थ्रिल, एक थ्रिल की तरह। लेकिन डेफिनेटली फ्लूइड थ्रिल सिर्फ उसमें पॉजिटिव होगा जिसमें शिफ्टिंग डलनेस पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। यस मैम। अच्छा अच्छा तो मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपने बोला ना कि मैथ्स जिसकी लोअर लिमिट रीचेबल नहीं होती, इसका मतलब है वो प्यूबिक सिम्फिसिस से नीचे है, दैट्स व्हाई हम्म वी फाइंड इट ना। यही बोला है ना आपने, तो फिर इसको हम बोलेंगे कि इसकी लोअर लिमिट रीचेबल नहीं है। कि मैडम जो वैसे हम्म ओवेरी मैथ्स रिलीज तो कह ओवरी दो करे होते हैं, उनकी तो लोअर लिमिट वैसे रीचेबल होनी चाहिए ना। ओवेरियन की नॉर्मली होती है, लेकिन इन सच अ ह्यूज मैस, देखो कई दफा इतना ह्यूज मैस होता है
कि आपको विच इज अगेन अ रेयर थिंग कि जैसे टर्म जितनी फंडल हाइट है एंड इट्स ऑल सिस्टिक and you cannot exactly differentiate between the gross ascites and the mass itself. या इस तरह का मैस जैसे अभी नीला बता रही है कि 30 सेंटीमीटर्स का मैस है एंड इट इज नॉट एट टाइम्स पॉसिबल टू डिफरेंशिएट और टू रीच द लोअर लिमिट ऑफ द मैस, तो आप कह दो कि इट्स सच अ ह्यूज मैस कि लोअर लिमिट, इंस्टेड ऑफ सेइंग इट इज नॉट रीचेबल की जगह कह दो कि कुड नॉट बी रीच्ड। ठीक है ना? लेकिन कमेंट तो करो ताकि पता तो चले कि आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है लोअर लिमिट की। और देखो जब मैं कह रही हूँ ना कि साइट, साइज, लोकेशन, सरफेस, बॉर्डर्स, कंसिस्टेंसी, इट एवरीथिंग हैज अ वैल्यू। साइज का मतलब फिर ये है कि अगर आपको लग रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 30 into 15 सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आप बोलो कि इट इन्वॉल्व्स दीज क्वाड्रेंट्स ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है? कि यस मैम, एपिगैस्ट्रियम ये तक मैं है, नीचे से राइट फ्लैंक्स है। आइलिड फोसा यू से हैव ऊपर अप टू to एपिगैस्ट्रियम तक tell the था। site, exactly site बोलो कि it is involving lower abdomen के ये quadrants, upper abdomen के इस quadrant तक पहुंचा हुआ है, और फिर आप उसकी पूरी मेजरमेंट अप्रोक्सीमेशन में करके बोलो, और आप परफॉर्म भी इसी तरह करना है विद द मेजरिंग टेप। और फिर उसके बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी बोलो, इसके बॉर्डर्स बोलो, इसकी सरफेस बोलो, इसकी कंसिस्टेंसी बोलो। और साथ इवन कई दफा इंस्पेक्शन और पेल्पेशन पे आप इंस्पेक्शन में चेंज ऑफ कलर ऑफ स्किन या अपीयरेंस ऑफ स्किन भी बोलते हो, आप उसका टेम्परेचर ऑफ द स्किन भी बोलते हो पैल्पेशन पे। आपने इस तरीके से मैथ्स बताना है कि आपका जो डायग्नोसिस है वो सामने नजर आ जाए एग्जामिनर को। और ये जो एग्जामिनेशन के सारी बातें मैं आपको बोल रही हूँ राइट फ्रॉम द इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन तो एब्डोमेन की जिस तरह होती है, मैंने इस वक्त सिर्फ आपको फोकस्ड एग्जामिनेशन बताया, वरना स्टार्टिंग फ्रॉम द इंस्पेक्शन यू विल इंस्पेक्ट द एब्डोमेन, you will see the shape of the abdomen, the pattern of breathing, you'll check for the scar marks if present of any previous surgery, and then you will do superficial palpation and deep palpation to rule out any tenderness. And then on deep palpation, if you have ruled out visceromegaly also, तो उसके बाद आप जब मैस को एग्जामिन कर रहे हो तो palpation के अंदर आपने उसका टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द स्किन देखना है, और फिर आपने उसकी टेंडरनेस मैस की देखनी है, और फिर साइड, साइज, शेप, सरफेस, बॉर्डर, कंसिस्टेंसी और मोबिलिटी। ठीक है? ये हर चीज जो है ना, देखो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर इंस्पेक्शन ऑफ चेंज ऑफ कलर देखा और पेल्पेशन में आपने टेम्परेचर चेंज देखा है तो यूर रूलिंग आउट एब्सेस। ठीक है? उसके बाद जब आप उसकी मोबिलिटी देख रहे हो एटसेट्रा एटसेट्रा, हर फीचर जो है वो एक एक डीडी को रूल आउट कर रहे हैं। ठीक है? तो और फिर जी लोअर मैम। लिमिट की बात, तो ये जब तक बात नहीं होगी तो मैस एब्डोमेन का एग्जामिनेशन जो है ना वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। और अगर वो इनकम्प्लीट है गायनी के अंदर, तो आप बेशक उसको घर पहुंचा दो, पेशेंट को ठीक ठाक करके कुछ भी कर दो, यू कैन नॉट पास योर एग्जाम, यू शुड नॉट। क्योंकि ये जैसे मैंने आपसे कहा है कि यू कैन नॉट रिलाई एंटायरली ऑन द अल्ट्रासाउंड। आपके पास एक विजिट पे ओपीडी में पेशेंट आता है, आपने एग्जामिन किया, तो आपको पता होना चाहिए कि अगले विजिट से पहले वो ये इन्वेस्टिगेशंस करा के आए। ये नहीं होता कि पहले आप अल्ट्रासाउंड लिख के भेजो, फिर एक हफ्ते फिर वो पता नहीं आया या ना आया, अगर वो आई गई है हफ्ते बाद तब जाके पता चल रहा है कि यूट्राइन है या ओवेरियन, तो चलो आज मैं इसको 2 ट्यूमर मार्कर्स लिख के देती हूँ, कल 3। आपको 90% पता होना चाहिए कि आपके पेशेंट किस चीज का है। ठीक है? तो आपका एग्जामिनेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा, और स्पेशली अगर आप अपनी प्राइवेट क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर तो और भी ज्यादा, क्योंकि पेशेंट कितने विजिट्स करेगा। आपने एग्जामिन करके एक एक डिफरेंशियल बनाया हो माइंड में, और उसके अकॉर्डिंगली आपने उसे इन्वेस्टिगेशन लिख के दी। ठीक है? और एग्जाम के अंदर तो आपने वैसे ही एक ही दफा में सब कुछ मांगना, आप ये तो नहीं करोगे कि पहले अल्ट्रासाउंड दें फिर ये दें फिर वो दें। ठीक है? सो गुड। सो आई होप कि कुछ क्लियर हो गया जी। कोई और क्वेश्चन? मैडम मैं इसकी हिस्ट्री को दोबारा समराइज कर दूं, मतलब वो जो हिस्ट्री मैंने ठीक नहीं ली इसकी ना। क्विकली। मैडम शिफ्टिंग डलनेस भी रिपीट कर दें। शिफ्टिंग डलनेस वैसे ये वीडियो में भी आ जाएगा, वो देख लेना। वो शिफ्टिंग डलनेस देखो, जी जब जी पेशेंट स्ट्रेट लेटा होता है ना, तो जो फ्लूइड जी एब्डोमेन का होगा वो सारा का सारा फ्लैंक्स में चला जाता है। ठीक है? जब स्ट्रेट लेटा जी। होता है, तो जब आप शिफ्टिंग डलनेस करते हो, परकशन नोट अम्बिलिकस से आप फ्लैंक की तरफ लाते हो, तो वो हम्म। रेजोनेंट से डल हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि जी फ्लूइड आ गया। अगर फ्लूइड जी प्रेजेंट है, फ्लैंक्स में आके जब वो डल हो गया और आपने पेशेंट को करवट दिलाई, तो ग्रेविटी से फ्लूइड ऑपोजिट फ्लैंक के अंदर चला गया। जब वो ऑपोजिट फ्लैंक के अंदर चला गया, दोबारा से परकशन नोट किया, तो वो डल की जगह दोबारा रेजोनेंट हो गया, विच मीन्स दैट
Shifting dullness is positive, which is quite a Okay. अच्छा curative test of presence of fluid in the abdomen. Now, when you are quite sure that there is fluid inside the abdomen, तो फिर आप उसकी fluid thrill check कर लोगे. ठीक है? ठीक है, मैडम थैंक यू कोई भी मैथ्स हो तो अगर shifting मैडम dullness, कोई भी सॉरी, मैथ देख लियो क्वेश्चन. अगर शिफ्टिंग डलनेस नेगेटिव है, यानी कि जब आप उसका अम्बलाइकस से फ्लैंक्स की तरफ लेके आए हो नोट और वो चेंज नहीं हुआ, यानी कि वो डल नोट नहीं हुआ, तो फिर आपने ना तो पेशेंट को करवट दिलानी है और ना ही आपने पेशेंट का फ्लूइड थ्रिल चेक करनी है. ठीक है ना? यस मैम। जी ठीक ठीक है मैडम. अच्छा जी मैडम, मैडम। इन्होंने हिस्टेक्टमी का रीजन ही नहीं पूछा है इसमें. बताया था हिस्ट्री उसने कहा था बता. फाइब्रोइड्स की वजह से ये 20 अच्छा साल ठीक ठीक. जी. मैडम मैं हिस्ट्री जल्दी अच्छा जल्दी मैडम दोबारा इसको बोल देती हूँ, फिर मैंने उसके बाद यही एक मिनट नीला, वो क्वेश्चन ले लें जी. मैडम मैंने ये पूछना था कि ये जो शिफ्टिंग डलनेस और परकशन है, ये हमारे पास कोई भी मैथ हो तो हम करेंगे, चाहे वो हाँ, फाइब्रॉइड का मैथ भी है. परकशन करोगे, चाहे आपका फाइब्रोइड भी हो, कोई भी मैस हो, आपने उसके अंदर मतलब हाउ, अभी तो आप कंफर्म्ड हो नहीं ना कि वो फाइब्रोइड है, आवाज नहीं आ रही. आपने उसके अंदर क्विकली शिफ्टिंग डलनेस परफॉर्म कर लेनी है. ठीक है, चलो आप अनीला अपनी हिस्ट्री बोलें. ओके. My patient Mariam, wife of Allah Dita, 60 years age, para 5, and married for 32 years. Presented to us in the OPD of the National Hospital Multan with a complaint of low abdominal pain since 4 months and history of abdominal distension since 2 months. Low abdominal pain relieved by taking the medication, and it is associated with the vomiting, and she has also difficulty in doing her daily activity. Patient has no history of the patient has no history of the any contraception taken so far, and she has a madam no history of contraception or taken so far. She has history of the abdominal hysterectomy 12 years back for the almost 20 years back for the fibroid. And her ovaries was conserved at that time, and patient has history of the change in the bowel habit, which is a constipation and increased frequency of urination. Patient has no history of the any breast cancer, endometrial cancer, cervical cancer, and ovarian cancer, and gastrointestinal cancer in her family. Patient doesn't smoke or not take any hookah, and she belong to low socioeconomic status, and she is no comorbidity. She's not she not have any comorbidity, and she belong to low socioeconomic status. On examination, old lady is sitting comfortably on the couch with her vitals, with her look normal, with her vitals, pulse 86 beats per minute, blood pressure 110/70, pallor negative, thyroid normal. On abdominal examination, on inspection, abdomen is protuberance, and no difficulty of moving the abdomen with the respiration. On the palpation, or there is a almost 10 to 12 centimeter mass extending from the extending from the right iliac fossa up to the mid epigastrium, and on the palpation, on the percussion, the shifting dullness is positive, and patient has a irregular margin and mass is cystic and it is mobile, and bimanual examination done with difficulty because it is very it is very painful, and speculum madam speculum examination में पहले बताना ही भूल गई हूँ, and lymph node are not palpable, any lymph node are not palpable, and sterile speculum examination, small vaginal wall are seen because there is a and wall is felt, and vaginal wall are healthy. And that's all, madam. And madam, now I will proceed to the examination. In the examination, madam, I will investigation. I would like to do her all the जब baseline investigation इन्वेस्टिगेशंस की blood. बात करते हैं, सो देखो इस तरह के कमेंट के स्मॉल वेजाइनल लेंथ या वो आप इंस्टेड कह दो कि वॉल्ट. अब देखो जिसने अब हिस्टेक्टमी किया उसने आधी लेंथ ऑफ वेजाइना तो नहीं निकाल दी होगी ना. या अगर ऐसा कुछ होता तो फिर डिस्परूनिया की हिस्ट्री मैडम वो होती ऐसे या ना कोई मैथ चीज. से बहुत प्रोटूबरेंस कर रहा था, और मेरी ना बस जो है ना ये डिस्टल फेलिंग्स वही अंदर वजाइना में जा रही थी. वो शायद मैथ बहुत नीचे प्रोटूबरेंस कर रहा था, फील हो रहा था ना बाई मैनुअल पे ना कि कोई नहीं तो बहुत फिर सी. इसका मतलब है वो बिकॉज मे बी शी वाज टेंडर, इसलिए आप पूरी लेंथ ऑफ वजाइना तक नहीं लेके गए, क्योंकि अगर जब तक मैस या ग्रोथ वजाइना की वॉल से ग्रो नहीं कर रही, यानी कि अगर उसका सोर्स वजाइनल वॉल नहीं है,
तो फिर तो वजाइना की पूरी एग्जामिनेशन इज नॉट इम्पॉसिबल, बिकॉज वो तो एब्डोमिनल मैस है। आप पीवी पे तो पूरी लेंथ देख सकते हो, या वो बाय बर्थ छोटी वजह, मतलब फिर देर आर फ्यू कॉजेज ना। देखो जब आपने कहा वजाइनल लेंथ स्मॉल, तो फिर तो आप कोई और ही बात कर रहे हो, फिर तो आपका डीडी बदल गया ना। मतलब अगर वो एब्डोमिनल मैस है, तो वो वजाइना की वॉल तो फिर भी रहेगी ना। वॉल जैसे हम कहते हैं कि एंडोमेट्रियम पेशेंट की होती है, अगर फाइब्रोइड एंडोमेट्रियम के अंदर हो तो पूरी कैविटी को ऑक्यूपाई किया हो, तो चलो फिर उसके बाद हिस्ट्रोस्कोपी में हिस्ट्रोस्कोप अंदर ले जाने में प्रॉब्लम है। लेकिन अदरवाइज अगर वो मायोमेट्रियल है, यानी कि टाइप 3-4 फीगो का है और फाइब्रोइड, तो फिर आप जब अंदर लेके जाते हो अपना हिस्ट्रोस्कोप, तो स्पेस तो बन ही जाती है, यू कैन एग्जामिन द होल कैविटी। सिमिलरली अगर वजाइनल वॉल है और द mass is not coming or is not grown, या is not the source or the base is not from the vaginal wall itself, तो फिर आप एक कैनाल तो है ना, आप अपनी फिंगर ने कर रहा है। बट मे बी शी वॉज टेंडर, तो वो रिस्ट्रिक्टेड एग्जामिनेशन था, तो उसमें ये डिक्लेयर ना करो कि उसकी लेंथ ही छोटी है वजाइना की। यस मैम, मैं वही आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि मतलब आई कैन, मतलब मेरी इवन डिस्टल फीलिंग्स ही बहुत मुश्किल से गई, मैं उसका देखो स्पेकुलम जो कर भी नहीं सकती। बात आई नो, जो भी बात एग्जामिनेशन पे आप कर रहे हो, जैसे मैंने आपको मैथ्स की एक एक बात कही कि आपने सरफेस पे कमेंट करना है, यहाँ तक कि जब आप टेम्परेचर का जिक्र कर रहे हो, यहाँ तक कि जब आप उसकी मोबिलिटी का जिक्र कर रहे हो, लोअर लिमिट का जिक्र कर रहे हो, या कंसिस्टेंसी का जिक्र कर रहे हो, ये कोई ना कोई डीडी रूल आउट कर रहे हो। इसी तरह जब आप वेजाइनल या स्पेकुलम एग्जामिनेशन का जिक्र कर रहे हो, तो आपकी हर बात हैपहैजर्ड या वो नहीं होनी चाहिए जो आपको नजर आ रहा है। आपकी हर बात को रिलेट करनी चाहिए आपके डिफरेंशियल से, ताकि वो डिफरेंशियल रूल आउट होता जाए। इट्स नॉट यस मैम। ओनली फॉर एग्जाम, ओनली एग्जाम में तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद क्या पता इन्वेस्टिगेशंस पे पे वो स्टेशन ही ना हो, वो स्टेशन है सिर्फ डीडी की डिस्कशन का हो, ठीक है ना। यस तो मैम। उसमें जब आप एक ब्यूटीफुल किस्म का हिस्ट्री एग्जामिनेशन लेके बैठे होगे, जब इतने अच्छे तरीके से एग्जामिनर को बताओगे कि आपकी एग्जामिनेशन के हर वर्ड में आपका डीडी रूल आउट हो रहा है, तो उसके बाद तो फिर आपके वैसे ही फुल मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने जब भी बात करनी है, इट्स नॉट ओनली फॉर एग्जाम, इवन व्हेन यू आर सीइंग द पेशेंट इन एक्चुअल ऑल्सो, जब आप अपने क्लिनिक पे देख रहे हो या अपने ओपीडी में देख रहे हो, तो आप इस तरह एग्जामिन कर रहे होते हो कि आप रूल आउट करी जा रहे हो कि इस पेशेंट को एब्सेस भी नहीं है, इस पेशेंट को फाइब्रॉइड भी नहीं है, इस पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी सिस्ट भी नहीं है, इस पेशेंट को सीए ओवरी है, नंबर 2 कोई ओवेरियन मैस है। बस फिर आपके माइंड में, क्योंकि आप ऐसा एग्जामिनेशन करके उठे हो, ठीक है ना। तो आपका आपका इसी तरह एग्जाम के अंदर होना चाहिए। चलो, हाँ जी, अब इन्वेस्टिगेशंस बताओ। मैम इन्वेस्टिगेशन में बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन, ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर, कंप्लीट ब्लड काउंट, हीमोग्लोबिन, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड प्लेटलेट काउंट, and hepatitis B surface antigen, anti-HCV, urine complete examination, and for the personal protein and sugars. And next, ma'am, specific investigation. In the specific investigation, ma'am, I would like to do the madam tumor markers, specifically serum CA 125 level, and madam and abdominopelvic ultrasound, in which I would like to see the ma'am ascites in the abdomen, because shifting dullness is positive. Any mass, its size and its site, and in the abdomen, liver ultrasound, like to see any mets, and chest X-ray for any distal mets, and ma'am, renal function test, and sorry, liver function test, ma'am, and liver function test, madam, and renal function test, ma'am, liver जी, function आगे test क्या to क्वेश्चन करना है? जी and मैम, madam, मेरा सर, ये क्वेश्चन था कि हम मतलब इसमें पेशेंट से कोई ऐसी मतलब डिस्चार्ज या कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं लेंगे? किस रेलेवेंस से कह रहे हो आप? मतलब रेलेवेंट तो मतलब कुछ नहीं, ऐसी जर्नल आपसे पूछ रही हूँ ना, कि जैसे वो कह रही है मैथ्स बहुत नीचे आ गया था, और मतलब उनकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। वजाइनल वैसे तो डिस्चार्ज की हिस्ट्री? जी जी। नहीं, देखो अगर तो होगा तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में खुद ही होगा, वरना सीए या कोई भी मास ओवरी का वजाइनल डिस्चार्ज तो नहीं करता। हाँ, मैं ये कह हाँ, रही हूँ ना, वो तो सीए पेट सर्विस करके से भी अगर कह रहे इम्पोर्टेंट हो है, तो ठीक है। लेकिन नहीं, ये जैसे मैथ्स का कह रही है कि सर्विक्स बहुत कहाँ नीचे से आ आ रही गया? है। देखो नहीं, पेशेंट, मैं ऐसी ना ना ना, हर पेशेंट में आपने हर चीज नहीं पूछ लेनी।
फिर क्या आप ठीक इससे है। इनकॉन्टिनेंस की हिस्ट्री भी लोगे, क्या आप इससे डिफेकेशन की हिस्ट्री भी लोगे, फिर आप इससे वॉमिटिंग्स की भी हिस्ट्री लो, फिर आप, इट्स नॉट लाइक दैट। यही तो डिफरेंस है एक गायनाकोलॉजिस्ट में और एक जीपी में, कि जो बैठा जिसने एक जनरल सारा पूछना है, या एक स्पेशलिस्ट ने जो कि अपनी फील्ड से रिलेटेड पिक कर रहे हैं। जब पेशेंट ने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बोली मैस और पेन, तो आपने ठीक अपना है। सारा जो सर्कल है वो उसी के गिर्द घुमानी। मैथ्स और हाँ, पेन से रिलेट करके अगर यूरिनरी सिम्टम्स पूछना चाह रहे हो, या आप जनरल डिस्चार्ज या कोई इन्फेक्शन का पूछना चाह रहे हो, दैट्स अनदर थिंग। बट आपकी जो सारी चीज है ना, वो इन दो सिम्टम्स के इर्द गिर्द। फिर सीए सर्विक्स नहीं है, क्योंकि सीए सर्विक्स तो प्रेजेंट करता है ब्लीडिंग के साथ, ठीक है ना, या पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग के साथ, ठीक है ना। ब्लीडिंग, any type of coitary bleeding या any type of intermenstrual bleeding या any other irregular bleeding, उसके अंदर हम सर्विक्स और यूट्राइन हिस्ट्री ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं। अगर पेशेंट ने मैस या पेन के साथ प्रेजेंट किया, तो इट मींस के वो ज्यादा फोकस अब आपका चल रहा है एडिनेक्सल और ओवेरियन पैथोलॉजी की तरफ, ठीक है ना। और फिर उसके अंदर आपने फोकस्ड रहना है हर चीज में। और इन्वेस्टिगेशंस मांगी तो ठीक ही है, लेकिन तरीका ठीक नहीं था। ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं, और असल जिंदगी में इतना खर्चा हो जाए पेशेंट का, बाद में पता चले इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं थी। मैडम। किसी ने कोई और बताना चाहे इन्वेस्टिगेशंस, कोई और करना चाहे वॉलंटियर, तो इन्वेस्टिगेशंस कर ले जी। इन्वेस्टिगेशंस में मैडम हम लाइन वाइज नहीं जाएंगे कि बेस लाइन हो गया, फिर हम स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर अगर जो हम करा रहे हैं इस एज में, फिर हम रेडियोलॉजिकल की तरफ। बेस लाइन में आप क्या कह रहे हो मुझे? मैम बेसलाइन में जो हमारी रूटीन इन्वेस्टिगेशंस आ जाती है ना, मिडस्ट्रीम यूरिन एनालिसिस, कंप्लीट ब्लड काउंट इन विच वी सी द हीमोग्लोबिन ऑफ द पेशेंट, प्लेटलेट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ये चीजें जो बोलते हम जो बेसलाइन रूटीन। फिर उसके बाद हम मतलब ब्लड ग्रुप हो गया, आरएच फैक्टर, और हेपेटाइटिस बी प्रोफाइल, एंटी हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडी। जन ऑन स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस एज दिस पेशेंट इज 60 इयर्स ओल्ड, तो फिर हम CA-125 हमारा मेन ट्यूमर मार्कर, वो हम। देखो, बात ये है कि आप डायरेक्ट ट्यूमर मार्कर पे जाने से पहले अल्ट्रासाउंड की मैडम रिपोर्ट तो पहले मांगो। टीवीएस करवाएंगे। एब्डोमिनो मैडम टीवीएस एब्डोमिनो का भी पेल्विक और रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड फिर इसको मैम तो इसको मैंने हम डॉक्टर 3 ने पार्ट्स नेचर में ही कहा डिवाइड कर टीवीएस दें। कैसे होगा मुझे इतने ये बड़े मैच बताएं, पे। सादिया ने कहा सबसे पहले। सादिया, आप बताओगे कि किस पेशेंट में टीवीएस प्रेफरेंस होगी और किस में अल्ट्रासाउंड पेल्विस? मैडम जिसमें लेस देन 14 वीक साइज अगर हमें मैस मिल रहा है तो उसमें हम टीवीएस की तरफ जाएंगे, और अगर तो ग्रेटर देन इसमें 14 कितना वीक मिल से रहा है? इसमें तो 30 सेंटीमीटर में ऐसा है। नहीं मैडम, मैडम इसका तो इसमें एब्डोमिनो नॉमिनल ही पेल्विक होगा। अल्ट्रासाउंड। देखो, कोई भी चीज बोलने से पहले आपने सोच के बोलनी है। इधर भी हैफेजर्ड नहीं बोलनी, एग्जाम में भी नहीं। एक चीज मैं बताऊं, एक निशानी, अगर कोई चीज या कोई मैस आपको एब्डोमेन पे फील हो रहा है, तो फिर आप उसका एब्डोमिनल तो नहीं, पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराओगे, ठीक है। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड इज इंटायरली डिफरेंट थिंग। उसमें तो फिर लिवर भी देखे, स्प्लीन भी देखे, किडनीज भी देखे, पता नहीं क्या क्या देखे। आपने फिर पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराना है। अगर आपको एब्डोमेन पे कुछ फील नहीं हो रहा बिफोर बाय मैनुअल एग्जामिनेशन, पीए के ऊपर कोई मैस फील नहीं हो रहा, तो फिर आप टीवीएस करा लो। फिर वो आपको बेस्ट मिले, फिर टीवीएस पे आपको सबसे पहले फाइंडिंग मिलेगी। लेकिन अगर आपको एब्डोमेन पे कोई मैस फील हो गया, तो फिर आप उसको पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराओगे। इस पेशेंट में तो खैर वैसे ही 30 बीच साइज मैस है, तो इसके अंदर तो आप फिर वैसे ही अल्ट्रासाउंड वो करा लो। और उसके बाद देखो, हर पेशेंट में वजीया CA-125 नहीं मांग लेना 60 ईयर्स में जो मैस के साथ हो। आपने पहले ठीक है। अल्ट्रासाउंड कराना है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड किस तरह से, अल्ट्रासाउंड की क्या फाइंडिंग्स चाहिए, वो कोई बोले। अनीला, आप बोलो कि मैम व्हाट डू यू अल्ट्रासाउंड में मैम वांट? बाइलेटरलिटी ऑफ मैस, any adnexal mass, ovarian mass, bilaterality of mass, ma'am, in this age group, and it is important. And ma'am, mass feature like any cystic mass, any ascites present. In this case, we are suspecting toward some malignant disease. So, ma'am, as the age of patient is 60 years, so ma'am, I will go for the CA-125. That's why I नहीं नहीं, asked for मैं the तो CA. सिर्फ अल्ट्रासाउंड की बात कर रही हूँ, मुझे सिर्फ मैडम अल्ट्रासाउंड मैं मांगना है। बताऊं? मैडम मैडम कैन मैडम आई? मैं बताऊं? चलिए, जो मैडम इसमें हम डॉक्टर मांगेंगे कि मैडम एंडोमेट्रियल थिकनेस, एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल पैथोलॉजी, एनी एडनेक्सल यूट्रस पैथोलॉजी। निकली हुई है बेटा, मैडम इसकी मैं तो यूट्रस यूट्रस निकली ही बताऊं? हुई नहीं है। है। ठीक ठीक है। मैडम मैं बताऊं? मैडम फिर एन यूट्रस मैडम एनी
any mass seen at the at wall, any at nasal pathology, and if yes present, then I want to see the size, site, its consistency, and any papillary projections, any solid component present, and then I want to see the associated ascites present in the abdomen as well, in any fluid present वेरी in the गुड, Kurli वॉल sac. पे बात कर लो, थिकनेस ऑफ मल्टीलोक्यूलर कैप्सूल। एंड मैट। यस, मैडम इसमें थिकनेस ब्लड ऑफ फ्लो भी कैप्सूल देखिए। रेगुलर है कि नहीं कैप्सूल, एंड देन सेप्टी, थिकनेस ऑफ सेप्टी, और डेब्री इनसाइड और नॉट, वो सारा, और जिस तरह सादिया बता रही है उस तरह से, ठीक है। मल्टी यूनिलॉकुलर है या मल्टी नोडुलर है, वो सारा कुछ। और यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और फिर ब्लड सप्लाई ऑफ द डॉपलर ऑफ द कैप्सूल डॉपलर इज फ्लो वेरी, देखेंगे मैडम इस पे, बिल्कुल देखेंगे। क्योंकि वो हमें मतलब प्रोग्नोसिस बता देते हैं ना कि कितना वर्स है ये ट्यूमर। काफी, बिल्कुल ठीक है, वो आप जरूर देखोगे। और उसके बाद आप, अगर फिर उसके बाद आप इसका CA 1 to 5 और क्या क्या ट्यूमर मार्कर्स कराओगे? मैडम इसमें CA 125 ही करवाएंगे। पोस्ट ठीक है, अगर मीनोपॉज़ल कोई सिर्फ CA 1 to 5 कराना चाहता है, वेल एंड गुड। कोई कहता है कि मैं सारे ट्यूमर मार्कर्स कराऊंगा, वो भी गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि एनी ट्यूमर कैन अकर इन एनी एज ग्रुप, राइट। सो अगर आप सारे कराना चाहते हो तो वो भी गलत नहीं है। ठीक है, मैडम मतलब इसकी सारे जस्टिफिकेशन कराने का ये है। इसमें क्या यूज होगा मैडम? हिस्टोपैथोलॉजी पे ही वैसे भी डायग्नोसिस बनेगी, तो फिर सारे क्यों करवाएं मैडम जब आरएमआई देखो, स्कोरिंग है ये बात तो। ये है सदफ, बात ये है, वही बात है, मैं पहले भी अपनी क्लासेस में कह चुकी हूँ कि कोई भी पेशेंट जिसको आप ओटी में लेके जा रहे हो, आप खुद भी प्रिपेयर्ड हो, वेल प्रिपेयर्ड, मतलब आप जितना पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज कोई भी इन्वेस्टिगेशन हमें पता है 100% नहीं, एक्सेप्ट फॉर बायोप्सी। So before taking patient to operation theater, the surgeon herself should be well prepared. Before taking patient to the operation the table, उसके attendants should be and the patient herself should be well prepared कि अंदर होने क्या जा रहे हैं। आपके पास ट्यूमर मार्कर्स हो, अगर कोई ट्यूमर मार्कर ज्यादा आ रहा है तो आपको आइडिया तो हो कि व्हाट यू आर सस्पेक्टिंग एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल अल्फा फीवर प्रोटीन है, तो आप चलो जो भी सस्पेक्ट करें, जर्म सेल ट्यूमर या जो, और फिर उसके बाद आप कहते हो कि अच्छा चलो मैंने ये सस्पेक्ट में या जो भी, फॉर एग्जांपल, अच्छा उसके बाद उसकी पूरी आपने प्री ऑपरेटिव स्टेजिंग की हो, आपने पेशेंट को और उसके अटेंडेंट्स को बिठा के बताया हो कि दीज आर द पॉसिबिलिटीज के अंदर जाके मैं ये कर सकती हूँ। तो आप ये कह सकते हो कि अदर देन, अगर आप CA 1 to 5 के अलावा भी करा रहे हो तो एनी CA कैन अकर इन एनी एज ग्रुप, इट्स नॉट अ, ठीक है कहते हैं कि पोस्ट मेनोपॉजल में एपिथेलियल सेल ट्यूमर्स ही ज्यादा हैं, तो जी दूसरे वाले नहीं हो सकते, बट 100% तो वो भी नहीं कहते। तो इट्स बेटर, देर इज नो हार्म कि अगर हम उस चीज को भी रूल आउट कर लें। तो इस वजह से आपने जो है ना मैडम एक वो क्वेश्चन भी देखिए। एग्जाम में, एक क्वेश्चन मैडम ने मुझसे एग्जाम में पूछा था, प्री मेनोपॉजल पेशेंट थी, तो मैडम कह रही थी कि इसकी तो मैंने एओर्टा क्लासिफिकेशन के थ्रू बताया, तो उन्होंने कहा कि तुम इसके ना आरएमआई स्कोरिंग नहीं करोगी। तो मैं एग्जाम में तो ये कह के आई थी कि नहीं ये तो प्री मेनोपॉजल है, लेकिन बाद में मुझे ये अफसोस हुआ कि मुझे कह देना चाहिए था, क्योंकि वो उस पर बहुत अनॉयड हो गई कि क्यों नहीं करोगी आरएमआई स्कोरिंग। तो मैडम प्री मेनोपॉजल तो में तो हम आरएमआई एओर्टा कर नहीं लो, करते हैं। देखो अगर, मैम प्री देखो मेनोपॉजल में मेरी तो बात एओर्टा सुनो, करते हैं ना। मेरी आप बात सुनो ना, देखो कोई भी हर चीज को आप जस्टिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जी आप सबसे पहले तो उनको RMI की सेंसिटिविटी बता दो कि इसकी भी अपनी इतनी सेंसिटिविटी है, नंबर 1। 78 नंबर 2 ये कि RMI के अंदर एक स्कोर है मेनोपॉजल स्टेटस का, मेनोपॉजल Yes. स्टेटस मल्टीप्लाई बाय अल्ट्रासाउंड, तो वो करके रख दो उनके सामने कि ठीक है RMI नंबर 1। देखो कोई भी चीज इवन एग्जामिनर के लिए भी 100% नहीं है। आपने अपनी बात को सिर्फ बात वही करो, लेकिन जस्टिफाई कर दो उस चीज को, मजीद जोर कर लगा के बात वही कर दो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि मैं अल्ट्रासाउंड के साथ ही CA 1 to 5 मांग लूंगी इस पेशेंट में, जैसे अनिला ने कहा कि उसने ये थोड़ा गलत किया कि पहले CA 1 to 5 मांग लिया, फिर अल्ट्रासाउंड, पहले अल्ट्रासाउंड होता फिर CA 1 to 5 होता तो बेहतर होता। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कोई भी ट्यूमर मार्कर अल्ट्रासाउंड के बाद मांगूंगी इस पेशेंट में। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द सिनेरियो विच वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और सिर्फ उसकी इस वक्त बात कर रही हूँ कि अगर इस वाले पेशेंट में जिसमें 60 इयर्स पे इतना बड़ा मैस है, हिस्टेक्टमी उसकी हो चुकी है, जी बेहतर तो यही है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बाद आप ट्यूमर मार्कर्स मांगो, क्योंकि तो ये मैस कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं साथ ही मांग लूंगी,
तो आपने जस्टिफाई करना है, आपने कहना है कि शी इज पोस्ट मेनोपॉजल, हिस्टेरेक्टमी उसकी हुई है, एग्जामिनेशन में हर चीज इसकी ओवेरियन की तरफ जा रही है, ओवरीज इसकी कंजर्व हुई थी, तो विद अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ही मैं CA-125 की देख लूंगी। बट अगेन बेहतर ये है कि आप ये कहो कि माई फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल डिपेंड ऑन माई अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स। अल्ट्रासाउंड के ऊपर वो ओवेरियन मास दे देते हैं या कोई एडेनेक्सल सस्पिशन दे देते हैं, फिर ट्यूमर मार्कर्स के बाद आप कहोगे कि माई फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विल डिपेंड ऑन माई ट्यूमर मार्कर्स रिपोर्ट। लेकिन एग्जाम के अंदर बार बार आप ये कह नहीं सकते हो, तो जहां आपका ज्यादा सस्पेशन ओवेरियन की तरफ जा रहा है पहले अल्ट्रासाउंड मांगो। इसी तरह जैसे सादिया ने सारा अल्ट्रासाउंड मांगा उस तरीके से करके उसके बाद आप ट्यूमर मार्कर्स मांग लो, और फिर आप कह दो कि माई फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल डिपेंड ऑन माई ट्यूमर मार्कर्स एंड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। और फिर जब वो एग्जामिनर आपको कोई एक चीज जरूर देगा, या वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देगा या वो आपको ट्यूमर मार्कर कोई ज्यादा देगा, उसके बाद आप फर्दर, क्या नीला ने मांगा था उसके बाद? सीटी मैडम मैंने स्कैन भी तो करवाएंगे मैडम। अभी चेस्ट नीला ने एक्सरे क्या? मांगा था मैम, चेस्ट एक्सरे, और रीनल फंक्शन टेस्ट, एंड मैम आफ्टर दैट if the CA-125 is raised and if there is a suspicion नॉट आफ्टर दैट। हाँ ठीक है, फिर और क्या मांगोगे? and if there is a suspicion on ultrasound scan of malignancy, then I will ma'am do the ठीक CT है, scan of the abdomen pelvis, and ठीक ma'am है, along with the PET CT for the seeing the any lymph nodes mets. So बिल्कुल ठीक madam, है, as बिल्कुल is ठीक seen है, to be लिमिट हो malignant, गया। am on the management as the mass is seen to be malignant. खैर जब uh, मैनेजमेंट करते हैं पहले इन्वेस्टिगेशन हो जाए। ठीक है मैम। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन आई होप क्लियर हो गई हैं। जहां पे आपकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन ओवेरियन की तरफ जा रही है एज पर अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स उसी तरह सारी जैसे सादिया ने मांगी, और ट्यूमर मार्कर्स। फिर आपका माय फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विल डिपेंड ऑन माय अल्ट्रासाउंड एंड ट्यूमर मार्कर्स रिपोर्ट। वो जो देता है एग्जामिनर उसके बाद आपने अकॉर्डिंगली मांग लेना है सीटी स्कैन इफ नीडेड, अगर आपको मेलिग्नेंसी की तरफ इन्वेस्टिगेशन जा रही हैं सारी स्टेजिंग के लिए। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन क्या कोई कमेंट? RMI और एओटा डॉक्टर, स्कोरिंग जो है, RMI मेरा जो मैंने एक कहा है कि क्वेश्चन था जी, जी एक क्वेश्चन था। एग्जामिनर में यंग पेशेंट थी, उसके मैंने जो है प्री यंग वाले जो ट्यूमर मार्कर मैंने जब उनको बताए, आई डिडंट से CA-125 क्योंकि मुझे पता था कि 60 ईयर की एज में जो है मोस्टली एपिथेलियल कैंसर्स होते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने CA-125 क्यों नहीं बोला। मैंने कहा मैम, दो यू आर राइट बट इट इज अ 10% ओनली काजिंग द मैलिग्नेंसी इन द यंग एज, सो राइट नाउ आई विल गो फॉर द ओनली दिस ट्यूमर्स मार्क। उससे कहा है रिस्क, आपने बोलना है। मैंने फिर उसको एक्सक्यूज किया, मैंने कहा यस मैडम यू आर राइट। तो आप अभी ये बता रही हैं कि आपने स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर करवाने, सारे नहीं करवाने, लेकिन सम एग्जामिनर्स के पास या तो की होगी कि शी वांट टू नो अबाउट, आस्क अबाउट ऑल दिस ट्यूमर मार्कर। हेलो हेलो आपका क्वेश्चन जरा रिपीट कर दें, मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। हेलो देखो हाल ट्यूमर मार्कर्स में CA-125 भी तो आएगा ना। हाँ, प्री मेनोपॉजल थी पेशेंट या पोस्ट हाँ, मेनोपॉजल थी, तो क्या बोला? उसमें भी जब प्री मेनोपॉजल है तो हम उसमें चारों टेस्ट करवाएंगे ना, उसमें भी CA-125 आएगा। जी जी, चारों चारों, तो हाँ आएगा, तो उसमें तो इसीलिए सारे करने आपने हैं। मांगा नहीं तो इसीलिए कहा होगा। और प्री मेनोपॉजल में एओटा करेंगे ना? एओर्टा करेंगे, लेकिन दोनों मैं कर बता सकते रही हैं, हूँ ना, मेरे एग्जाम दोनों में कर मेरे सकते साथ हैं। ये आप ये हुआ भी था बोल कि सकते उसने हैं, वो भी मुझे बोल सकते RMI हैं। स्कोरिंग पे बहुत फोर्स किया था प्री मेनोपॉजल में भी, तभी मैंने मैडम से अभी आप पूछा। आयोटा बोलेंगी, अगर वो कही कि मुझे RMI के जरिए बता दे तो आप बता दें, कोई मसला नहीं, उसको लेकिन 0 वो नंबर तो सारे नहीं, RMI से तो उन्होंने मुझे 0 हो ये जाएगा ना। नहीं, उन्होंने मुझे एग्जामिनर ये सारे RMI ट्यूमर टोका मार्कर सुनना कि चाहते हैं, मैं RMI ये क्यों कहना नहीं चाह रही हूँ। मांगा तुमने, RMI क्यों नहीं मांगा? तो मैंने कहा कि मैडम ये तो प्री मेनोपॉजल है, उसमें हम RMI अच्छा, स्कोरिंग नहीं बल्कि एओर्टा पे ज्यादा क्लासिफाई करते हैं। प्री तो मेनोपॉजल में कहने लगी RMI नहीं। का 1 स्कोर है ना, 1 है ना? तो बस जी आपने ये जी, बोलना था पोस्ट में हम 3 पे कर जाता है। सकते हैं, RMI भी कर सकते हैं। अगर आप चाह रही हैं तो मैं RMI के जरिए बताती हूँ, उसकी भी सेंसिटिविटी ये है। नहीं तो उसका मतलब ये है कि हम यंग एज में जो हम CA-125 करवाएं तभी तो हम RMI कैलकुलेट करेंगे ना, जी, जबकि वो तो बुक्स में करवाना ही है, देखिए वो वो तो तो मैंने बुक्स में करवाया था, लिखेंगे ना। लेकिन RMI अपने चारों स्कोरिंग नहीं ट्यूमर थी। यंग मार्कर्स एज पे भेजते हैं। बात कर रही हूँ मैं, ये कह लेस रही हूँ देन कि आप जंग 40 सेल ईयर्स ट्यूमर चारों जो होते करवाते हैं। हैं, अल्फा हाँ, फीटोप्रोटीन एक चारों एक करवाते हैं तो उसमें तो LDL ये मैडम, CA-125 आएगा। ये मैडम CA-125 तो तो यही कह करवाते रही है ना हैं। कि आप सबको सब मैडम ने अभी यही कहा ना कि आप सब ट्यूमर मार्कर नहीं करवाएंगे, पेशेंट की कॉस्ट भी देखी जाती है क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पुअर पेशेंट्स होते आप हैं। पोस्ट मेनोपॉजल में मैडम का मतलब है कि पोस्ट मेनोपॉजल में आप चारों हाँ, ही करवाओगी, पोस्ट में सही समझी? कह रही।
हाँ, आप समझे नहीं ना? नहीं प्री तो में तो मैंने करवाना है, लेकिन प्री में वो तो क्यों करवाना है ना। खर्चे क्यों करा रही हो जबकि आपको पता मैडम है कि कहाँ चली एक्सपीरियंस गई? यार ज्यादा है। मैडम किधर है? हम ही लोग करते रहे। सही है ये ना, है। तो फिर कंफ्यूजन एक दूसरे के डिस्कस हो जाएंगे ना, हर एक के हाँ माइंड में जो भी है। यार ये तो मैडम अच्छी किधर बात है? है। एक्सक्यूज सी मी। वन और ट्वेंटी दूसरी फाइव बात ये है कि इसके जो मैडम है ना, चली गई आप शायद, आप अगर ये डिस्कनेक्ट हो डॉक्टर गई। मैनेजमेंट शाजिया, कर रहे हो ना, डॉक्टर तो इसको शाजिया, सारे। जी जी। डॉक्टर शाजिया, एक मैडम दफा मैडम अरूबा can ने लेक्चर में बताया था कि अगर अब अपलोड मतलब 20 years ऑफ एज है ना गर्ल, तो उसमें आप CA 1 to 5 के अलावा बाकी सारे मांग लो। 20 to जो 60 year वुमन है उसमें आप सब मांगो, और जो अबव 60 year वुमन है उसमें आप सिर्फ CA 1 to 5 मांगो। ये मैडम अरूबा ने एक लेक्चर में बताया अगर था। 20 years है तो कौन सा अब मांगो? देखिए ना, अब वो जर्म सब सेल मांगो वाली सिवाय पेशेंट वन थी टू ना, फाइव एक के डिस्कशन आई सिवाय थी। वन हाँ, टू तो फाइव मैंने के उसको यही सब। बोला था। देखिए मेरी बात देखिए सुने डॉक्टर सारी लेकिन साहब। यार सारी एग्जाम में ये नहीं तो तो है, मैं मैं आपको आपको बता बता रही रही हूँ, हूँ, एग्जाम में इट वो वाज प्री मेनोपॉजल इट में वाज सारे बोलती हैं करवाओ। सारे सुनना चाहती है। इट वाज माय जी वाली प्रेजेंटर आ जाती है तो फिर हम उनके साथ ही कंटिन्यू कर लेंगे, वरना अब तक का मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ। हमने CA ओवरी से रिलेटेड बेसिकली मैस एब्डोमेन से रिलेटेड हमने सारा केस किया था। एंड किसी के पास अगर वो लिखा हुआ है तो सिनेरियो बोल दें, वरना हम वैसे कर लेते हैं। वो वाला लास्ट टाइम वाला लेक्चर डॉक्टर नाज कह रही हैं कि अपलोड कर दें, थिंग इज कि वो जरूर अपलोड हो जाएगा, लेकिन मैं उसको इस लेक्चर की कंटिन्यूएशन में अपलोड करना चाह रही हूँ बिकॉज वो कंप्लीट नहीं हो सका था। उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे हमने बात की थी। बहुत कंफ्यूजन होती है बहुत सारे लोगों को रिलेटेड टू मैस एब्डोमेन के। मैस एब्डोमेन का एग्जामिनेशन लास्ट टाइम जो डॉक्टर हमें बता रही थी उनकी कुछ मिस्टेक्स थी, वो हमने ठीक की थी। किसी ने अगर मैस एब्डोमेन का लास्ट टाइम वाला एग्जामिनेशन बोलना है तो वो कर ले, बोल दें एक दफा। आई होप कि आप लोग पार्टिसिपेट करो, बिकॉज यू किसी को नहीं भी पता तो बोल दो कि देर इज अ मैथ्स। जैसे मैंने आपसे कहा था कि यू स्टार्ट विद एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन, फिर पेल्पेशन, परकशन एंड ऑल दैट। तो क्विकली अगर हम कोई भी केस ये ओवरी का करके शुरू करें, तो उसके अंदर हमने अगर मेरा ख्याल है जैनब वाज अ प्रेजेंटर है, नहीं चलो कोई बात नहीं, वो भी अभी आ जाएंगी, भी आई नहीं। तो द थिंग इज कि आपने उस केस के अंदर फॉर एग्जांपल पेशेंट इज पैरा 2 एंड शी इज 55 years of age and she has come maybe with a history of mass abdomen, or she is here with abdominal distension or pain lower abdomen or on ultrasound report showing ovarian cyst। ठीक है, इनमें से ही कोई एक कंप्लेंट होगी पेशेंट को। तो उसके बाद आपने हाउ आर यू गोइंग टू प्रोसीड विद इट, उसमें हिस्ट्री के अंदर डॉक्टर ने हमें बताया, लेकिन देन आई टोल्ड हर दैट आपने हाइपरटेंशन, डायबिटीज या क्रोनिक डिजीज को रूल आउट करने के बाद आपने अगर मैथ्स है तो मैथ्स की हिस्ट्री, पेन है तो पेन की कंप्लीट हिस्ट्री। फिर बिकॉज आपके जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं वो शो कर रहे हैं वो अगर आपको ओवेरियन मैस की तरफ एडिनेक्सल पैथोलॉजी की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो ब्लीडिंग, इंस्टेड देयर इज अ मैस और देयर इज पेन, तो फिर आपने उसकी सी ओवरी के प्रोटेक्टिव और रिस्क फैक्टर्स हिस्ट्री में रूल आउट करने हैं, और अब तक की क्या इन्वेस्टिगेशंस हो गई हैं या क्या ट्रीटमेंट उसकी नॉलेज में है कि हो सकती है। और एग्जामिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारी जो प्रेजेंटर थी शी हैड सम प्रॉब्लम इन इन एक्सप्लेनिंग, स्पेशली जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स या प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमेन से रिलेटेड जो साइंस होते हैं उसको एक्सप्लेन करने में शी हैड अ प्रॉब्लम। और उसके अंदर यही था कि मोस्ट ऑफ यू, जो कि हम लोग भूल जाते हैं ऑब्वियसली बिकॉज हम अब गायनी में इतने सेंटर्ड हो जाते हैं कि वी फॉरगेट कि फ्लूइड थ्रिल या शिफ्टिंग डलनेस का कॉन्सेप्ट हम भूल जाते हैं, जिसके बगैर मैस एब्डोमेन जो है ना वो किसी काम का नहीं रह जाता। मतलब उसमें फिर आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल गलत है इफ यू हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड थ्रिल ऑफ शिफ्टिंग डलनेस ऑफ फ्लूइड थ्रिल, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। देन वी डिस्कस्ड a bit about the tumor markers and investigations. Quickly, ये 55 years old में कोई investigations बोल दे जल्दी से। Then baseline investigation, complete blood count with HP platelet, USP, hepatitis B cell antigen, anti-HCV, midstream urine analysis for protein substance and liver, and then specific investigation. I want CA 125.
And in pelvic ultrasound, I want to know about the endometrial thickness, endometrial myometrial pathology, any medical pathology, and if yes, then I want to know आवाज तो about नहीं आ रही है बिल्कुल भी। कुछ कट रहा है सलमा। the डॉक्टर सॉरी। आप फिर से मतलब बोलें जी, इसमें ठीक है। हाँ मैडम मैडम CA 125 से आगे बोलती हूँ। CA 125 and बोलो। CA 125 and then pelvic ultrasound, in which I want to know about the endometrial thickness, endometrial myometrial pathology, any adnexal pathology, and if yes present, then I want to know about the size of the cyst, its any solid characteristic, whether it is unilateral, bilateral, associated ascites, and any papillary projections present in it. ठीक है, गुड। और एंड मैडम अभी तो इसके बाद मतलब जब वो बता देंगे तो फिर उसके बाद वर्कअप कंप्लीट करने के बाद फिर लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, एंड देन मैडम ट्यूमर फिर उसके मार्कर बाद आपने खाली CA 125 मांगा था? 55। इसमें यस सारे मैडम, मैंने 25 मांगा था मैडम। बाकी आप नहीं इसमें मांगे? भी मैं वो बाकी भी मांगू? मोस्टली नहीं, मैं लास्ट टाइम हमने पॉजिटिव। डिस्कस किया था एक्चुअली। हमने ये कहा था कि देर इज नो हार्म कि आप हर एज में हर ट्यूमर मार्कर मांगे। दिस इज ठीक है। जस्टिफाइबल इन अ वे कि आप कह सकते हो कि बिकॉज एनी ट्यूमर कैन अकर इन एनी एज ग्रुप, दैट्स व्हाई मैं ये सारे मांग रही हूँ। बट हाउएवर इफ यू वांट टू बी मोर फोकस्ड या फिर पेशेंट के रिसोर्सेज को देखते हुए आप सारे ट्यूमर मार्कर्स नहीं मांगना चाह रहे हो, तो फिर आप खाली उसके हमने ये सोचा था कि 20 ईयर्स से पहले पहले हम CA 125 के अलावा बाकी ट्यूमर मार्कर्स मांग लेंगे, और 60 ईयर्स के बाद सिर्फ CA 125। लेकिन किसी किताब में ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लिखा, उसमें तो यही है कि हर ट्यूमर मार्कर हर एज में, बिकॉज एनी CA कैन अकर इन एनी एज ग्रुप। और फिर हमने साथ ये फाइनल किया था कि रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी इंडेक्स आप अगेन हर एज में कर सकते हो कैलकुलेट, बिकॉज उसके ठीक है। अंदर एक मेलिग्नेंसी का फीचर का पूरा पॉइंट है। बट ऑब्वियसली मेलिग्नेंसी कह रही हूँ, मेनोपॉजल स्टेटस का एक पूरा पॉइंट है। सॉरी, म्यूट आप कर दो अपने आप को सारे, जिसने बोलना होगा वो अनम्यूट कर देगा, ठीक है। सो उसके अंदर सारों का क्या कहते हैं, उसका एक पॉइंट है मेनोपॉजल स्टेटस का। लेकिन ऑब्वियसली इट 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 मैटर्स मोर और बिट मोर सेंसिटिविटी। हाउएवर 80% के अराउंड इसकी सेंसिटिविटी है। इट इज मोर इन द मेनोपॉजल वुमेन एज कम्पेयर टू प्री मेनोपॉजल। हाउएवर अगर प्री मेनोपॉजल है, उसमें कोई एग्जामिनर आपसे कहता है अबाउट द रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी इंडेक्स, वो भी कैलकुलेट हो सकता है। But at the same time, ज़्यादा aorta classification matters more in premenopausal ladies, right? And then you will say that my further investigations will depend on my tumor marker reports. और अगर कोई एक ट्यूमर मार्कर ज्यादा है तो फिर आप CT मांगोगे, या फिर आपको अल्ट्रासाउंड के ऊपर उन्होंने बहुत हाई फ्लोर अनडॉप्लर दे दिया है, बहुत ही सस्पेक्टेड मेलिग्नेंसी दे दी है, तो फिर आप CT पहले भी मांग सकते हो ट्यूमर मार्कर की रिपोर्ट नहीं भी है तो, ठीक है। गुड। सो और कोई चीज अभी तक लास्ट टाइम वाली प्रेजेंटर ने अभी तक हमें बताया नहीं कि शी इज हियर? मैम और मैं कुछ? इधर तो ये सुना रही थी मेरे सामने को। मैम मैं अनीला मैम अस्सलाम इधर। वालेकुम, चलो गुड दैट यू आर हियर। अनीला, क्विकली अपना सिनेरियो बोल दो लास्ट टाइम वाला, तो हम मैनेजमेंट से कंटिन्यू यस, करेंगे। माय पेशेंट मरियम, मैं आपको मैम समराइज कर देती हूँ। माय जी पेशेंट प्लीज। wife of Aladita, 60 years old, para 5, presented to us in the OPD with a complaint of abdominal pain since the 6th month and abdominal distension since the 4th month, and it is treated with the constipation, and patient is a chronic diabetic, and there is a history of abdominal hysterectomy 20 years back due to the fibroid in the patient, and she is menopausal since the 20 years now, and the rest of the history is unremarkable. On examination, old lady sitting comfortably on the couch with her BMI 32, with her vitals, pulse 86, blood pressure 110/70. Rest of the general physical examination unremarkable. On abdominal examination, 10 to 12 centimeter mass rising from the pelvis and extending up to mid epigastrium, and cystic in consistency, and difficult to move and immobile, and the shifting dullness is positive. And on the sterile speculum examination, it is unremarkable, and
on bimanual examination, ma'am, 10 to 20 to 22 week size mass is which is immobile is present, and if and nexa ma'am is fixed on the both nexa is full are the full. Ma'am, this is the case. This was the गुड premium. सो वेरी गुड। इसमें एक चीज सिर्फ करेक्ट करूंगी, लास्ट क्लास में हमने काफी डिटेल में उस पर बात की थी, वो लेक्चर इसके साथ ही कंटिन्यूएशन में अपलोड हो जाएगा, इसलिए वो दोबारा से भी देख लेना। योर एवरीथिंग वाज वेरी गुड नाउ, बट इसमें जब आपने एग्जामिनेशन बोला, यू सेड फ्लूइड थ्रिल वाज पॉजिटिव, ये क्या कहते हैं, शिफ्टिंग डलनेस वाज पॉजिटिव। When you say shifting dullness is positive, then you will comment about the fluid thrill also. If you say shifting dullness is negative, then you can omit to talk about fluid thrill. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में किया था। सो इसके अंदर जब आपने कहा फ्लूइड थ्रिल इज क्या कहते हैं, शिफ्टिंग डलनेस इज पॉजिटिव, तो फिर आप कहोगे कि फ्लूइड थ्रिल इज नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी था। ऑब्वियसली कि बहुत ग्रॉस सोसाइटीज हो तो ही सिर्फ फ्लूइड थ्रिल पॉजिटिव होती है। Yes, ma'am. Fruit But if till shifting negative. dullness is positive, which means there are signs of presence of fluid in the abdomen. So in that case, if shifting dullness is positive, then you'll talk about fluid thrill also. जी, पहले तहरीम का क्वेश्चन, फिर आसिया का क्विकली, एंड देन फिर हम इसके आगे चलेंगे। जी अस्सलाम जी वालेकुम मैडम। हाँ वालेकुम जी अस्सलाम। मैडम, मैंने ये पूछना था कि जैसे इन्होंने कहा कि बायमैनुअल पे 22 वीक साइज मैस था और फुलनेस थी, तो मैडम ये तो हिस्टेरेक्टमाइज पेशेंट था ना, तो वॉल्ट होगी, तो फिर हम कैसे यूट्रस का साइज असेस कर लेते हैं ऐसे पोस्ट हिस्टेरेक्टमी पेशेंट में? उसने मैथ्स का साइज बोला है, नहीं, उन्होंने यूट्रस इज बायमैनुअल पे भी एब्सेंट। ऐसे कहा ना। क्या कहा है? बायमैनुअल पे मैस का साइज हो जाता है, फिर अगर आपकी हाँ हिस्टेरेक्टमी हुई हो तो पता चल बिल्कुल हो जाता है। जाता है, बिल्कुल हो जाता है। आप बाय मैनुअली पेल्विक मैस आप पेल्पेट कर लेते हो? मैम नॉर्मली तो कर लेते हैं, हिस्टेरेक्टमी के बाद नहीं मैंने किसी पेशेंट का मैस देखा ना, तो मैं वो पूछ रही थी कि ऐसे हो नहीं जाता नहीं, है वॉल्ट बिल्कुल के साथ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो चलो थैंक यू गुड। मैडम। तो कहाँ गई नीला? ओके, इन्वेस्टिगेशंस हमने क्या बोली थी इसकी, जी Yes, क्विकली ma'am. I am बता दो, सिर्फ पॉजिटिव इन्वेस्टिगेशंस बताओ अगर मैम क्लियर। पॉजिटिव में मैम इसका CA 125 was raised एंड मुझे इसकी वैल्यू भूल गई है मैडम कितनी थी। एंड मैम ऑन द अल्ट्रासाउंड मैम आई विल टेल यू द फाइंडिंग ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड इन irregular cystic area measuring 13 into 12 centimeter seen in the pelvis with a multiple thick septation and thick no solid component noted, mild abdominal ascites seen. गुड And थी and अब काफी दिनों से पहनाई नहीं, फुल स्लीव जो थी। and next on the ma'am MRI there is a cyst with enhancing septation in the pelvis in the bilateral region inseparable from the large and the small bowel loop associated with the moderate abdominopelvic ascites or mental caking. Serum C125 and clinical correlation is suggestive. मैम मुझे इसका सीरम C125 लेवल याद नहीं मैम, आई थिंक वो चलो लेट्स मेक कॉमन इट यूज में 1000 मोर एंड मोर। ठीक है, मैम these two investigation are available with me मैम। गुड। सो ये सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं। और तहरीम ने कोई और क्वेश्चन करना है या हाथ वैसे रेज रहेंगे? करना है तो बीच में बोल दें। ठीक है, नहीं, सो ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द मैनेजमेंट। ओके नीला, सो दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस। उसके अंदर CA 125 आप कर लो, 1500 है उसका। ऑब्वियसली देयर इज अ कॉम्प्लेक्स मास, इट्स अराउंड लाइक 10 into 15 centimeters in the pelvis, occupying whole of the pelvis, and uterus is of course absent. And what else? There is fluid in the abdomen also. Yes, ma'am. Ma'am, then, ma'am, I will Moderate calculate. amount of Ma'am, I will calculate her first of all her MRI, ma'am. That is 14. For ma'am, 14. Ma'am, ये तो 14 तो बहुत हाई बन रहा है। 14,009 से अगर मैं 1500 को मल्टीप्लाई करूँ, 9 5 जा 45, 4 10 11 12 13। मैम ये बनता है कोई 13,000 ऑलमोस्ट इसका ठीक है, it's too high. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम सॉरी मैम, बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। मैम अगर RMI इंडेक्स मोर देन 200 होता है तो हम लोग कहते हैं कि वो हाई सस्पिशियस ऑफ मैलिग्नेंसी है। जब इसमें 1500 है तो हमें कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है, हम बोल देंगे नीड ही कि नहीं है, फटाफट बोलो, टाइम ना वेस्ट करो। कि इट इज मोर देन दिस मच तो फिर इट मींस के इस कैटेगरी में जी आ रहे हैं। और वो जो एक टेबल बना हुआ जी है कि ये होगा तो ये करना है, ये होगा तो जी ऑन्कोलॉजिकल में इन्वॉल्व मैम करना है, ये होगा तो गायनेकोलॉजिकल तो इन्वॉल्व करना है, हम ये बस वो बोलो जो इसे गाइडलाइन में लिखा हुआ है। टाइम तो सेव हम करना है इस कैलकुलेट तरह। देखो, जी बात ये है कि एग्जाम में ये चीज बहुत पसंद नहीं की जाती कि आप पेपर और पेन पकड़ के एग्जामिनर के सामने ना मैथ्स शुरू कर दो। सम पीपल स्टार्ट कैलकुलेटिंग डोज ऑफ आयरन
पता नहीं क्या फॉर्मूला, तो क्या आपको क्लिनिकली आपको पता होना चाहिए। तो इसकी 8 HB है, आपको 11 तक लेके जानी है, आपने इसको 3 डोजेज देनी है वीनोफर की, ऑल्टरनेट डोजेज, इतने mg आप इसको दे रहे हो, या फेरेंजेक्ट आपने इतना देना है। यू डोंट हैव टाइम कि आप उसको मल्टीप्लाई करो HB से, मल्टीप्लाई करो वेट से, मल्टीप्लाई करो इस चीज से। सिमिलरली अभी जैसे ठीक है, इन पे कैलकुलेशन तो ठीक बोल दी, लेकिन ओवरऑल इंप्रेशन वाज नॉट एज गुड जैसे कि एक कैंडिडेट जो कि क्लिनिकली उस पेशेंट को अप्रोच कर रहा है। इसी तरह जब आप क्लिनिक में बैठे हो, या इवन व्हेन यू आर डूइंग ओपीडी, हाउ कैन यू जस्ट स्टार्ट कैलकुलेटिंग, और 365 डेज में से 7 माइनस करके, 7 डिवाइड करके, इतना माइनस करके आप उसकी LMP, ETD और DOP कैसे, आपके तो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आप को पेशेंट ने LMP बोली और आप उसको उसके वीक्स बोलो, मतलब यू हैव टू बी दैट क्विक। ठीक है, तो इसमें भी इसमें तो खैर बहुत आसान है RMI में। उसकी वजह ये है कि इसमें तो आप जैसे भी, मैं भी डॉक्टर ने कहा कि बस अंदाजा से पता करो कि यार ये तो बहुत हाई, इवन CA125 itself is saying कि शी इज a case of CA, राइट? तो जस्ट गो अहेड क्विकली। ठीक है, Yes, एक तो ma'am. टाइम भी आता है और एक इम्प्रेशन भी बेहतर आता है। जी ठीक Yes, है, ma'am. गुड क्लिनिक। After that, I will first of all counsel the family and the patient that this is a high risk case and there is a suspicion of the ovarian malignancy. सॉरी, एक चीज रोकूंगी, और वो ये कि एक चीज और, अगर आप बिफोर स्टार्टिंग द मैनेजमेंट आप बोल देते कि मुझे CT स्कैन की भी रिपोर्ट चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट काउंसिल पेशेंट बिफोर स्टेजिंग, प्री ऑपरेटिव स्टेजिंग कह लो, Yes, उसके लिए अगर आप CT की भी बात कर लेते तो बेहतर था। ठीक है, ma'am, first of all, pre-op staging में I will do her CT scan of the abdominal pelvis and chest चलो X-ray. वो भी दे दिया, वो भी ये उसके लिवर और उन चीजों पे नहीं एक्सटेंड हुआ हुआ कोई Yes. चीज, सारे कुछ क्लियर है वो। ठीक है, आगे बोले। Then I will counsel the family and the relative that this is a high risk case and there हम्म, should be a suspicion of malignancy, but the confirmed report will be given after the report of the biopsy and ठीक or after the staging laparotomy, ma'am. And I will then, ma'am, ma'am, I will refer the patient in the because this is a high risk patient in the oncology center, ma'am, where her because this is a high mass where they are which is adherent to the lobe, gut lobes, na, according to which, ma'am, it CT guide biopsy should be done, and along with the biopsy report, biopsy should be done, ma'am, in the cancer center, and then along with the biopsy report, I will go with the CT and with the biopsy report to the MDT, multidisciplinary involvement, and multidisciplinary team will decide the management whether surgery should be done because the patient, her gut is attached to the mass, whether chemo should be given before. This is the कैसे पता है गट अटैच्ड है? Yes, ma'am. कैसे पता है गट अटैच्ड है उसकी? Ma'am, in the CT scan finding, ma'am, जो ये वाला केस है, मैम, नहीं, ये तो हमने दिया ही नहीं ना। मैं तो ओके मैम, आपको वैसे बता रही हूँ, मैंने मैंने आपको CT की फाइंडिंग बताई है कि वही है जो अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग है, कोई और ऑर्गन नहीं इन्वॉल्व। okay ma'am, then I will counsel the patient after counseling that is the high risk of pregnancy, and I will refer her to the cancer center. प्रेगनेंसी? Ma'am, sorry, high risk कर रहे malignancy. हो? There is a risk of malignancy, मैम, वो शायद वॉइस डिस्टॉर्शन हो गई, प्रेगनेंसी नहीं कह रही, हाई अच्छा रिस्क. अच्छा, कोई बात, प्रेगनेंसी, ओके ठीक है। Okay, ma'am, and then I will refer her to the cancer center because RMI is so high where her staging laparotomy should be done by the oncologist, gynecologist, oncologist. And after the staging laparotomy, abdomen should be opened and एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट इधर ही रुक जाओ। अब दो डिफरेंट बातें खुद ही आपने कर ली, तो मैं ये जरा क्लैरिटी चाह रही हूँ। इस केस को तो आप ले गए स्टेजिंग लेप्रोटमी के लिए, लेकिन जो दूसरा केस था जिसमें गट की कोई ढेरन CT स्कैन पे आई हुई थी, उसमें आपने पेशेंट रेफर कर दिया था। ये क्या डिफरेंस, ये क्या बात हुई? मैम, उसमें अभी मैंने रेफर मतलब मैंने उसमें मैम CT गाइड बायोप्सी की थी, क्योंकि वो, या अल्ट्रासाउंड गाइड बायोप्सी, क्योंकि वो मैस गट से अडेरेंट था, उसको ओपन करते तो वो डिफिकल्ट होता है सर्जन के लिए क्या उसको ओपन. एडहेरेंस ऑफ गट आपका डिसाइड कर रही है मैनेजमेंट ऑफ CA ओवरी, या स्टेजिंग डिसाइड कर रही है? मैम, हम लोग, मैम, पहले तो कंफर्म करेंगे ना कि CA है, ओवेरियन CA है, या एंडोमेट्रियल CA, या सॉरी ओवेरियन CA है, या इसका कोई ओरिजिन किसी और जगह पे है लेकिन गट के साथ अडेरेंट है. नहीं, तो अगर लेकिन जो दूसरा केस आपने किया, देखो दो चीजें नीला, ये आप प्लीज गलत कर रहे हो काम। एक बात, CT इज नॉट 100% सेंसिटिव और एनीथिंग विच कैन डिक्लेयर adherence ऑफ टिश्यूज। ठीक है, यस मैम.
सीटी आपने ये देखने के लिए नहीं कराया कि आपकी सर्जरी कितनी डिफिकल्ट होने वाली है ताकि आप उसकी सर्जरी ना करो। सीटी आपने कराया उसकी स्टेजिंग के लिए कि कितने ऑर्गन्स उसके इन्वॉल्व है। अगर वो हाई ग्रेड है, स्टेज 3 स्टेज 4 है, तो फिर तो उसको कीमोथेरेपी पहले मिलेगी ना, Yes, आइदर ma'am. एडजुवेंट कीमो मिलेगी या मिलेगी ही सिर्फ कीमो, राइट? You got CT done to rule out staging, not Yes, to check how difficult surgery is going to be so that you can decide that you will not do the surgery. It's not yes. like that. Okay, If ma'am. the stage of patient says that she needs surgery, then the surgery has to be done. चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको कोई सर्जन बुलाना पड़े कोई दुनिया की किसी भी जगह से, इफ शी नीड्स दैट ट्रीटमेंट हैज टू बी डन. इट्स नेवर डिसाइडेड कि सर्जरी इज डिफिकल्ट सो लेट्स नॉट डू द सर्जरी एंड लेट्स रेफर. ये चीज किस किस्म की बातें कर रहे हो? आर यू डूइंग अ क्लिनिक ना, ताकि ये कोई जीपी तो नहीं हो कि आपने पेशेंट रेफर कर देना है. यू इन्वॉल्व मल्टी डिसिप्लिनरी टीम. यू आर सिटिंग इन अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल. आप Yes, ma'am. एफसीपीएस करना चाह रहे हो, राइट? तो यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो कि उस मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का पार्ट है. आपने उसको रेफर शेफर तो सबसे पहली बात करना नहीं है. आपने उस पेशेंट को बैठ के फैसला सुनाना है कि अब उसका होना क्या है, ठीक है? उस फैसला सुनाने के लिए आपने उसकी प्री ऑपरेटिव कह लो या उसकी इनिशियल स्टेजिंग, जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड स्टेजिंग है. देखो, 2-3 स्टेजिंग्स होती है हर सीए की. एक होती है इन्वेस्टिगेशंस को लेकर, एक होती है इंट्राऑपरेटिव स्टेजिंग, एक होती है ग्रेडिंग विच इज द हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेजिंग, राइट? ये 3 स्टेजिंग्स होती हैं उस पेशेंट की जो मिल के फैसला करती हैं कि उसकी मैनेजमेंट क्या होनी है. एक आपने बिफोर टेकिंग हर टू द ऑपरेशन थिएटर, दूसरा जो आपने ऑपरेशन थिएटर में स्टेजिंग की अपनी आंखों से देख के अपने हाथों के थ्रू कि कहाँ कहाँ तक क्या चीज फैली हुई थी. तीसरी होती है जो बायोप्सी की रिपोर्ट पे ग्रेडिंग होती है कि इट्स लो ग्रेड, हाई ग्रेड और वेरी मेलिग्नेंट ग्रेड सी है, राइट? ये स्टेजिंग्स होती है. अच्छा, इसमें सीए ओवरी के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करता है प्री ऑपरेटिव और इंट्रा ऑपरेटिव. इसमें हिस्टोपैथोलॉजिकल उतना मैटर नहीं करता. सी एंडोमेट्रियम के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करता है बायोप्सी की भी, इसलिए बायोप्सी की ग्रेडिंग बहुत मैटर करती है टू डिसाइड फॉर द मैनेजमेंट. अगर पेशेंट का स्टेज 1 है इंट्रा ऑपरेटिव लेकिन ग्रेडिंग उसकी 3rd ग्रेड आ गई है हिस्टोपैथोलॉजी पे, तो द मैनेजमेंट विल चेंज. प्लीज इस चीज का कॉन्सेप्ट ले लो अपने मेलिग्नेंसी ऑन्कोलॉजी के अंदर. we forget we say that the patient was stage 1B in C endometrium and we forget to talk about the grading, histopathological grading. जो प्री ऑपरेटिव स्टेजिंग है जो कि इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, वो सबसे पहले ये फैसला करेगा कि पेशेंट सर्जिकल केस है भी या नहीं है. क्या उसकी कीमो रेडियो होनी है या उसकी डायरेक्ट सर्जरी होनी है या उसकी एडजुवेंट कीमो होनी है फिर सर्जरी होनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा. अगर वो सर्जिकल केस है तो यू विल टेक हर टू ऑपरेशन थिएटर. यू कैन नेवर से आई एम गेटिंग सीटी डन और एमआरआई डन टू चेक फॉर द adhesions. Adhesions Yes, has got nothing to do to decide about the management or change the management of the patient. सबसे important चीज. दूसरी चीज ये कि फॉर एग्जाम्पल इस पेशेंट की अगर हम बात करें, फॉरगेट adhesions, सीटी तो सरफेस पे उसका मेटास्टेसिस बताएगा ना कि कितने ऑर्गन्स के अंदर उसका मेटास्टेसिस हुआ है, राइट? अच्छा, दूसरी चीज ये कि अब ये वाला केस है, मैंने आपको पहले कहा कि दिस इज द सेम केस, वही अल्ट्रासाउंड के ऊपर वही फाइंडिंग्स हैं, देयर इज नो स्प्रेड इन द टिश्यूज, but there is a mass and there is moderate amount of fluid in the abdomen, which shows के अब आपने CA-125 भी कराया, risk of malignancy index is very very high. You will involve multidisciplinary team, पूरी MDT की मीटिंग होगी जिसके ऊपर कौन कौन जिसके अंदर होगा, गायनोकोलॉजिकल गायनोकोलॉजिस्ट होगा, ऑन्कोलॉजिस्ट होगा, सर्जन होगा, यूरोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिकल सर्जन होगा, रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशनिस्ट होगा, राइट? वो सारे मिलके बैठेंगे. अब तो ऑन्कोलॉजिस्ट में भी कीमो रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट भी साथ बैठेंगे. सो दे विल डिसाइड कि स्टेज कौन सी है, पहले एडजुवेंट कीमो देनी है या डायरेक्ट सर्जरी करनी है, राइट? एंड इफ दे yes, ma'am. डिसाइड दैट डायरेक्ट सर्जरी करनी है देन यू विल टेक टू ऑपरेशन थिएटर. अब वो अंदर जाके पता चलेगा कि क्या क्या. अब बिकॉज द स्टेज सीम्स टू बी मोर देन, ऑफ कोर्स बिकॉज देयर इज फ्लूइड इनसाइड द एब्डोमेन आल्सो, तो इसके अंदर हो सकता है एडजुवेंट कीमो है. एडजुवेंट कीमो के अंदर जो आपने बात की कि आई वांट टू हैव बायोप्सी ताकि टारगेटेड कीमोथेरेपी मिल सके, राइट? तो टारगेटेड कीमोथेरेपी के लिए फिर आप उसके अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी, आप वो जो मॉडरेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड है उसके एब्डोमेन के अंदर, उसको अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेट कर लेते हो. Or if you get 1000 or more of the fluid, you can find out the type of the CA ovary and start of the chemotherapy. You give chemotherapy 6 cycles for 3 months, and then you reinvestigate the patient and you plan the surgery.
ठीक है। और फिर उस सर्जरी से पहले क्या काउंसलिंग होनी है वो बनीला हमें बताएगी। ठीक है। सो दिस इज यस हाउ यू मैम। टेक द। अच्छा मैम, मैं इसको रिवाइज कर, ये मुझे ये बताएं कि इसमें तो हम फिर स्टेजिंग लेबोरेटरी पहले नहीं करे ना, हमने इसको काउंसिल किया पेशेंट को, काउंसलिंग के बाद फिर हम उसको डायरेक्टली एमडीटी में कर ले रहे, गए ना। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपको ये लगा कि एक तो RMI इज वेरी वेरी हाई, मैम देन आपके इसके एब्डोमेन के अंदर देयर वाज मॉडरेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड, देयर वाज अ ह्यूज mass which was involving whole of the pelvis, and it seems to be stage 3 or maybe more than stage 2B or 3 or stage 3 or more, right? As it is stage 3 or something, you got the multidisciplinary team with you, and the oncologist says that it's better to give her chemo before we, because apparently it seems like that, but it's not your decision, it's the oncological person decision, right? अ, अगर आप मतलब अब एग्जाम के अंदर देखो, बात यह है कि जितना आप अपना केस खुद लेके जाते जाओगे, आपको एग्जामिनर ने फाइंडिंग्स दे दी हैं, आपको अंदाजा हो गया खुद से कि इसकी ये स्टेज बन रही है, यू हैव एन आइडिया कि इसको क्या लेके जाना है। असल लाइफ में तो विल वेट फॉर द रिप्लाई ऑफ द ऑन्कोलॉजिस्ट ना, हमें जो ऑन्कोलॉजिस्ट कहेगा फिर हम इस पेशेंट को करेंगे। बट एग्जाम के अंदर अगर आप एग्जामिनर से पूछने का इंतजार करने बैठ गए कि जी मुझे MDT का डिसीजन बताएं या मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट का डिसीजन बताएं, और खुद से नहीं कर रहे हो, तो आपका टाइम वेस्ट होएगा। दूसरा ये कि एग्जामिनर उस केस को बहुत मुश्किल भी कर सकता है। तो इट्स बेटर कि जो आपको थियोरेटिकली नजर आ रहा है, कीप ऑन टॉकिंग दैट वे, ताकि आपका एक रास्ता बना रहे एग्जाम में और पेशेंट ट्रीट होता रहे। क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली तो उन्होंने बात आपसे स्टेजिंग, लेप्रोटमी, डिबल्किंग, क्लियरेंस की करनी है, और मे यस बी मैम। आफ्टर दैट कीमोथेरेपी। ठीक है, तो आपने स्टेज देखनी है जो आपको लग रहा है फ्रॉम इन्वेस्टिगेशंस किसकी ये स्टेज बन रही है, और आपके ख्याल से जो होना चाहिए, फिर उस पर खुद से बात करना आप शुरू कर दोगे। ठीक है, मैम चलो इसका अब आप बोलो इसकी मैनेजमेंट जी। मैम इसका आरएमआई बहुत हाई था, तो मैम इसलिए हम इसको फिर पहले एमडीटी में लेके गए हैं ना। जी ठीक है, आप बोलते रहो नीला, मैनेजमेंट बोलो। मैम मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, मैं थोड़ी यहाँ पे कंफ्यूज थी हाँ, कि इसीलिए क्योंकि इसका इसका RMI बहुत हाई है, इसलिए बहुत हम हाई। इसको MDT पे लेके गए कि अब आप इसकी स्टेजिंग, लेप्रोटमी की प्रेपरेशन और पूरा प्रोसीजर बोल दो क्विकली। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आई विल काउंसिल द फैमिली, मैं आपको पहले उसकी काउंसलिंग सुना देती हूँ, फिर उसके बाद देखें ये जो गुड। आप मेरे पास आपकी कुछ रिपोर्ट्स हैं नहीं, मेरी। इंग्लिश में बताओ, इट्स अ स्ट्रक्चर ओके डिस्कशन। okay ma'am, first of all I will counsel the patient and her family that on depending upon her history, her examination, investigation, and there is a suspicion of the ovarian malignancy, and a 90% chance that this is a ovarian malignancy. So but the final report should be given after the report of the biopsy. Final decision will be done. But as it's shown to be malignancy, so the decision of the patient is done by multidisciplinary team, which include a multidisciplinary team, which include a gynecologist, oncologist, obstetrician, and radiologist and intervention radiologist. So they will decide the management of the patient, and management should be done management should be done by the chemotherapy and the surgery. Maybe there is the need of the new adjuvant chemotherapy followed by the surgery, 6 cycle of new adjuvant chemotherapy with the surgery. And there are the side effects with the chemotherapy like hair loss and body weakness, and all these things can occur with the chemo. And after the chemo, the surgery should be after the chemo there are the surgery can be difficult. Patient it can lead to intra bleeding and sometimes the stoma formation as well. And as is the high risk pregnancy, I will tell her also that if it is a stage 3, then I will also tell them the 5-year life expectancy, which is 20 to 30%, and that is prognosis is not very good if it is a stage 2 to 3, but it will depend upon the finding of the surgery, that at which stage is it. But depending upon her examination history and the investigation, it's sure to be malignant. It's sure to be malignant, and it is a high stage cancer, like stage 3 to 4 cancer.
That's all, ma'am. अच्छा देखो मेरी बात सुनो, आप अपनी जिंदगी खुद बहुत मुश्किल बना रहे हो. You're talking about difficult things. You're emphasizing more on the difficult things. When you talked about chemotherapy, you wanted to talk about side effects, but you did not know the side effects. But you kept on thinking. फिर आप उसके बाद you talked about surgery, but then you talked about stoma formation, जो हमारी देखो बात ये है कि अब दो बातें असल लाइफ में भी मैं बताऊंगी, लेकिन एग्जाम में जित अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़े मारते जाओगे तो यू कैन नेवर पास. अब आप देखो इस तरह की बातें करोगे ना तो शायद आपका वाइवा कीमो से आगे ना निकले. Frankly, as gynecologists, we want to talk more about the surgical management of this patient. We all know that. एक आसान surgical management पे हम बात करना बहुत आसान चाहते हैं कि हम वही बात करें. अपना वाइवा खुद आसान रखो. अच्छा चलो, मैंने तो आपसे कहा कि मुझे स्टेजिंग, हमने कीमो 3 सेशंस कर लिया, मैंने स्टेजिंग प्रोटमी या उसकी क्लियरेंस सर्जरी के बारे में लेट्स टॉक अबाउट दैट. उसकी करो काउंसलिंग. चलो आपने कहा मैं पूरे मैनेजमेंट की करूँ काउंसलिंग, दैट्स फाइन. सो जब आपने मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की, तो आप गो ऑन क्विकली, आप एक पूरा मैनेजमेंट प्लान सामने रखो. देखो आपको नहीं पता पेशेंट की अभी एग्जैक्ट स्टेजिंग क्या है, आप उसको सर्वाइवल रेट कैसे बताओगे? आप एक फैमिली को बिठा के विदाउट नोइंग योर सेल्फ एग्जैक्टली कि ये कौन सी स्टेज है, आप कैसे कह सकते हैं? ये पुअर प्रोग्नोसिस का लफ्ज ही कैसे यूज कर सकते हो किसी फैमिली को बिठा के, अनलेस यू आर नॉट श्योर अबाउट इट. ठीक है, वो आप उसे कह दो कि इसका तो 20% सर्वाइवल है, पता चले 2 साल तक वो पेशेंट अलाइव है, वो आके आपसे लड़ने बैठ जाए कि हमारे, हम तो हर महीने ये सोच रहे होते हैं कि हमने जिंदा भी रहना है या नहीं. और ये उस वक्त की बात थी जब अभी आपने कुछ भी नहीं किया. इट्स वेरी इनिशियल काउंसलिंग, राइट? तो आप सर्वाइवल रेट्स तो तब बोलोगे ना जब आपको एग्जैक्ट पता होगा कि ये वाली स्टेज है. ठीक है, या फिर मतलब आफ्टर द सर्जरी यू कैन टॉक अबाउट इट, या आफ्टर द बायोप्सी रिपोर्ट यू कैन टॉक अबाउट इट. तो अपनी काउंसलिंग के वर्ड्स बहुत सेलेक्टिव. अभी आपका ये फैसला नहीं हुआ कि आपने सर्जरी करनी है कीमो, और आप कीमो के साइड इफेक्ट से उसे डराई जा रहे हो. तो इट्स नॉट लाइक दैट. आपने जब स्टार्ट की फॉर एग्जांपल काउंसलिंग, आप कहोगे फ्रॉम हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन इट सीम्स टू बी अ केस ऑफ COPD, राइट? आई विल टेल द पेशेंट. And I have, so that's why I had arranged multidisciplinary team जिसमें ये doctors involved थे. And according to this, it seems to be stage 2 or beyond. It seems to be at the stage 3 and beyond of COPD. So according to the oncologist, it's better to give adjuvant chemotherapy. The treatment plan will include adjuvant chemotherapy first 3 months, and then surgery, and then after surgery again chemotherapy, right? उसके अंदर अब आप पेशेंट को काउंसलिंग कर रहे हो कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कीमोथेरेपी. पहले उसके फायदे तो बताओ ना. उसको बताओ कि कीमोथेरेपी विल क्लियर अवे ऑल द मास. इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू डू द सर्जरी आफ्टर कीमोथेरेपी. मैं कीमो कर ही इसलिए रही हूँ ताकि सर्जरी आसान हो. बिकॉज इफ आई डू द सर्जरी विदाउट कीमोथेरेपी आई वुड हैव एंडेड अप ओनली just opening and closing of the abdomen or just taking the biopsy and nothing else. So that is why पहले कीमो फिर सर्जरी प्लान हुई है. और कीमो के लिए इफ नीडेड ऑन्कोलॉजिस्ट विल डिसाइड, कीमो ऑन्कोलॉजिस्ट विल डिसाइड के उसने एस्पिरेट करके फ्लूइड लेना है और टारगेटेड कीमो लेनी है या CT गाइडेड क्या करना है या व्हाटएवर, बेटर टू टेक द फ्लूइड ओनली, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो आपने उस तरीके से, और फिर उसके बाद आपने ले दे के उस काम पे आ जाना है जो आपका काम है, विच इज द सर्जरी, राइट? तो 3 कीमो के बाद आई विल डू द सर्जरी. अब फॉर एग्जाम्पल इफ यू, और जो एग्जामिनर ऑल्सो वांट्स टू टॉक टू यू about is the surgical management as well as the pre-operative surgical counseling. पेशेंट को आप लेके जाने लगे ऑपरेशन थिएटर में, योर काउंसलिंग रियली मैटर्स. ठीक है ना? अब आपने उसकी काउंसलिंग क्या करनी है मुझे बताओ. आपने कहा, आपने जो सर्जरी की टॉक्ड अबाउट स्टोमा, पता नहीं क्यों. आप पहले बताओ ना कि आपने करना क्या है. जी मैम, आई विल आफ्टर द एनेस्थीसिया मैम, आई विल नहीं, अभी एनेस्थीसिया नहीं हुआ, अभी काउंसलिंग है. जो सादिया ने क्या क्वेश्चन करना है? मैडम अस्सलाम वालेकुम. मैडम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे फ्लूइड आ गया तो मतलब इसका हम ये अज्यूम करें कि ये पेरिटोनियल मेटास्टेसिस हो चुकी है, तभी स्टेज 3 हमने इसको बोला. ऑब्वियसली, बिल्कुल. थैंक यू. इट्स सच अ हाई CA-125. और बाकी इसके अंदर जब सादिया ने फ्लूइड की बात की है तो हिस्ट्री में हमने हिस्ट्री एग्जामिनेशन हम कर चुके हैं, उसके अंदर हम रिस्क फैक्टर्स रूल आउट कर चुके होते हैं. देन DD के अंदर हम TB को भी रूल आउट कर लेते हैं. और फिर जी ठीक है, तो हिस्ट्री में भी कर लेते हैं. अगर हिस्ट्री आपकी सजेस्टिव नहीं हो रही TB की, फिर छोड़ दो उस टॉपिक को, वरना हम एक मेंटोस टेस्ट की एडवाइस कर देते हैं. क्योंकि मेरा मेरा लेक्चर है TB और COPD के DD से रिलेटेड, वो अगर टाइम मिले बीच में देख लेना. उसके अंदर यही होता है बिकॉज ट्यूबरक्लोसिस प्रेजेंट्स इन द सेम वेज, फ्लूइड इन द एब्डोमेन,
कॉम्प्लेक्स सिस्ट, सीटी के ऊपर भी स्ट्रांस हाई CA125, तो फिर इस वजह से, और टीबी की मैनेजमेंट बिल्कुल अलग है सी ओवरी से। जी समीना। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी। मैम ये एक कंफ्यूजन है, ये मल्टी डिसिप्लिन टीम जो है ओवेरियन मतलब हर एक जो कैंसर है ना, तो मैम उसको मतलब डायग्नोसिस के बाद इन्वॉल्वमेंट है इसकी। हाँ, इफ नीडेड। ठीक है मैम, मतलब अगर वो पहले से जो इन्वेस्टिगेशन पे अगर हमें मतलब वो लगे ना कि इन्वेस्टिगेशन तो आपको खुद आनी चाहिए। इफ जी नीडेड यू विल इन्वॉल्व आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस। ये आपका ठीक है। डिसीजन है आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस, एंड इट इज योर डिसीजन। तो यू शुड नो तो कि किसमें क्या करना है, किसमें इन्वॉल्व तो करना मैं है, किसमें नहीं। जी मतलब गाइडलाइन में मैम क्लियर है। अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस फिर हम इन्वॉल्व करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैम ओके थैंक जी। एक क्वेश्चन है। मैम एक अगर केस है जिसमें हमें पता है कि प्लूरल इफ्यूजन है, तो पहले हम चेस्ट फिजिशियन को इन्वॉल्व करके प्लूरल टैप या असाइटिक टैप लेंगे कि वेदर बिल्कुल, सी दैट प्लूरल इट अगर इज आ जाए। मैलिग्नेंट। हाँ एग्जैक्टली। जी, मैलिग्नेंट सेल है कंफर्म करेंगे ना, ताकि क्लिनिकल स्टेजिंग जी को कर बिल्कुल, अगर सकें। आपको एग्जैक्टली गुड, अगर आपको चेस्ट एक्सरे पे कहीं मेटास्टेसिस मिल रहा है, सीटी हम्म में मेटास्टेसिस मिल रहा है, प्लूरल इफ्यूजन मिल रही है, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड ऑन्कोलॉजिस्ट विल डिसाइड व्हाट टू डू। इफ दे थिंक दैट दे नीड टू टेक आउट द टैप और डू समथिंग एल्स, तो फिर वो करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि डायरेक्ट ही कीमो स्टार्ट कर दें, तो वो उन्हें करने दो, दैट्स देयर हम्म डिसीजन। जी, आसिया का क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम ये जो है ना, आप सी ओवरी में रोल ऑफ फ्रोजन सेक्शन इंडिकेशन थोड़ा उसको क्लियर कर दे, हमेशा ही कंफ्यूजन रहती है कि करना चाहिए ये जी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्विकली क्लियर कर देती हूँ। काफी सारे लेक्चर्स में ये बात पहले भी हो चुकी है, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स भी है, मैं फिर भी बताती हूँ। फ्रोजन सेक्शन उस पेशेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ यंग पेशेंट, राइट। अब उसके अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्ट आ गई है, बट एट द सेम टाइम ट्यूमर मार्कर्स आर नॉर्मल, फॉर एग्जांपल, बट देयर इज अ हाई फ्लो ऑन डॉपलर, या यू हैव अ ट्यूमर मार्कर ऑन द हायर साइड आल्सो, फॉर एग्जांपल। या फिर इंट्राऑपरेटिवली यू स्टार्टेड ऑफ एज अ बिनाइन, टेकिंग हर एज अ बिनाइन सिस्ट, बट आपको अंदर सस्पिशन मिल गया कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन 100% नहीं है। RMI 100% नहीं है आपका, टोयोटा क्लासिफिकेशन 100% नहीं है, और मेलिग्नेंसी की ट्रीटमेंट है क्लियरेंस सर्जरी या उफरेक्टमी या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यंग पेशेंट हु वांट्स टू कंसीव लेटर ऑन एज वेल, उसके अंदर आप डायरेक्ट क्लियरेंस के अंदर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की बेस पे नहीं जा सकते, तो उसमें फिर आप फ्रोजन सेक्शन अरेंज रखते हो। यू ओपन अप द एब्डोमेन, और यू पुट इन अ ट्रोकर इनसाइड। आपने कैमरा अंदर डाला, आपको सस्पिशियस लुकिंग मैस नजर आया, आपने पेशेंट का काउंसल किया हुआ है कि मैं फ्रोजन सेक्शन पे डिसाइड करूंगी कि अगर मेलिग्नेंट आया तो मैं क्लियरेंस कर दूंगी, ना मेलिग्नेंट आया तो मैं सिर्फ सिस्ट निकाल दूंगी। तो आपने फ्रोजन सेक्शन अरेंज किया हुआ है, आपसे आप उसकी बायोप्सी लेके भेज देते हो, और फिर वो उसी वक्त आपको बताते हैं कि वेदर इट इज malignant or not, and if it doesn't come out to be malignant, you just do the cystectomy, you don't do the clearance surgery। और फिर बाद में however biopsy रिपोर्ट बाद में तो आती है डिटेल, लेकिन उस वक्त आपको काफी अंदाजा हो जाता है। तो दिस इज व्हाट फ्रोजन सेक्शन इज ऑल। सो एनी पेशेंट जिसके अंदर आपकी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है अबाउट द malignancy, किसी में ट्यूमर मार्कर ज्यादा नहीं आया बट कॉम्प्लेक्स लुकिंग सिस्ट है, या कि यंग पेशेंट है और उसके अंदर डायरेक्ट क्लियरेंस सर्जरी का नहीं है, अब हिसाब किताब हो सकता है, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट लीव ट्यूमर इनसाइड। ये नहीं कि आप सिस्ट निकाल दो, बाद में सी आ जाए तो फिर सेकंड सर्जरी हो। लेकिन अगेन इफ यू डोंट हैव फैसिलिटी ऑफ ट्यूमर मार्कर बट ऑफ फ्रोजन सेक्शन की अगर फैसिलिटी नहीं है, लेकिन बाद में 10-15 दिन के बाद बायोप्सी पे उसकी सिस्ट मेलिग्नेंट आ जाती है, and the ultimate treatment is clearance surgery, you will have to take the patient back to the operation theater either 15 days or 10 days after that, and do the clearance surgery। जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट ही है, ठीक है। तो मैडम हम शॉर्ट केस में बोल सकते हैं ऐसे एग्जामिनर को कि फ्रोजन सेक्शन के लिए हम जाएंगे। Yes, हमारे yes, why हॉस्पिटल में not? तो होता नहीं Why है। not? If there is a complex cyst, देखो for example endometriotic cyst है, there is a complex cyst, tumor marker is not, को हर, अगर इनफर्टिलिटी हर एंडोमेट्रियोटिक को इसके साथ मिक्स ना करना। बट अगेन इफ यू थिंक दैट देयर इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्ट एंड यू आर गोइंग टू, फिर आपने जब रिपोर्ट डाला या आपने ओपन सर्जरी की, उसके पेरिटोनियल फ्लूइड तो लिया, जब तक आपको सिस्ट नजर नहीं आ गई, अगर सिस्ट सस्पिशियस लुकिंग है, तो यू शुड हैव अ फैसिलिटी ऑफ फ्रोजन सेक्शन अरेंज। लेकिन हर जगह पे फ्रोजन सेक्शन की अरेंजमेंट नहीं है। अगर नहीं है एंड यू हैव डन सिस्टेक्टमी और बाद में रिपोर्ट में लिग्नेंट आ जाए, अब कन्फेस करो कि ये है,
ये रिपोर्ट मैंने सिस्टेक्टमी की, क्लियरेंस नहीं की क्योंकि कंसेंट नहीं थी, पेशेंट यंग है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट अब क्योंकि ये मैलिग्नेंट आ गया है, क्लियरेंस सर्जरी इज अल्टीमेट ट्रीटमेंट, सो आई एम टेकिंग हर बैक टू ऑपरेशन थिएटर एंड आई हैव टू डू द क्लियरेंस सर्जरी। दूसरी चीज ये कि अगर फ्रोजन सेक्शन की अरेंजमेंट है तो क्लिनिकली असेस करके पेशेंट को प्री ऑपरेटिवली फ्रोजन सेक्शन अरेंज करके प्रोसीड करना चाहिए। जी मैडम अगर एक ठीक है एडवांस स्टेज सादिया। कैंसर है, एडवांस स्टेज सीए है, तो उसके अंदर मैडम हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो सी बायोप्सी करेंगे ताकि न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी हम उसके अकॉर्डिंगली दे सकें, अगर और ये साथ में पहले एसाइटिस नहीं है। जमाने में जी, पहले कुछ साल पहले इट नेवर यूज्ड टू हैपन लाइक दैट। वो सी ओवरी में अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी नहीं करते थे, वो एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड भी नहीं करते थे, लेकिन अब ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन भी करते हैं, सीटी गाइडेड बायोप्सी भी करते हैं टू गिव द टारगेटेड थेरेपी एंड इट गिव्स बेटर रिजल्ट्स टू देम। मैडम तो व्हाट आई हैव सीन इज के वो फ्लूइड लेते हैं जी। मैडम जी सब फ्रोजन सेक्शन करिए। जो है मैडम, फ्रोजन सेक्शन बिनाइन और मेलिग्नेंट में डिफरेंशिएट करता है या हिस्टोपैथोलॉजी भी बता देता है कि ये इस टाइप का ट्यूमर है? फॉर एग्जांपल अगर यंग पेशेंट हो और आधे हमें पौने घंटे में रिपोर्ट देते हैं, जो कि घंटा ही लग जाता है, बट वो मोस्टली फोन पे ये जरूर बता देते हैं कि इज इट malignant और नॉट। एग्जैक्ट टाइप ऑफ malignancy एंड डिटेल्ड रिपोर्ट कम्स आफ्टरवर्ड्स। आई थिंक दे डू टेल अबाउट द टाइप एज वेल, एडिनो कार्सिनोमा है या एपिथेलियल सेल कार्सिनोमा, वो चीज थोड़ा बता देते हैं। जैसे मैडम अगर यंग पेशेंट होगा तो अगर हमें मेलिग्नेंट लग रहा है तो हमें अब ये नहीं पता चलेगा उसपे कि जर्म सेल ट्यूमर है कि नहीं? मतलब अगर जर्म सेल ट्यूमर का हमें पता चल जाए तो हम तो कंजर्वेटिव कर लें क्योंकि कीमो रिस्पॉन्सिव है। चल जाएगा लाइक पता, वो चल बता मतलब देते हैं, है आप उसके चांसेस। फ्रोजन सेक्शन पे आप फैसला कर सकते हो। ठीक है, ठीक, थैंक यू मैडम। जी समीना और सिद्रा का सवाल जी। मेरा मैम फिर हर न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी से पहले हमें बायोप्सी करनी होगी? ये डिपेंड नहीं, हाँ, न्यू एडजॉइंट से पहले इट डिपेंड्स कि ऑन्कोलॉजिस्ट क्या डिसाइड करता है, लेकिन वो न्यू एडजॉइंट से पहले करते हैं फॉर द टारगेटेड थेरेपी। मैडम और हम मैम नहीं करते, वो वही करते हैं, आपने बस करके न्यू एडजॉइंट का नाम लेना, मैम फिर ये ठीक जो है, ये बाकी केस डिस्कस हुआ ऑन्कोलॉजिस्ट था तो करेगा। फिर हम उसको मैनेजमेंट इसी तरह से बोलेंगे ना कि द हिस्ट्री आई हैव टेकन द एग्जामिनेशन आई हैव डन एंड द इन्वेस्टिगेशन आई हैव प्रोवाइडेड माय इट सीम्स टू बी द malignancy of this CA ovary of advanced stage, so I will discuss this case in the tumor board and I will refer the patient for the neoadjuvant chemotherapy for 3 cycles followed by the clearance surgery and then post operative chemotherapy for 3 cycles। इस तरह से बोलेंगे फिर। जी जी ठीक है समीना। मैम ये अगर 19 ईयर्स हो और उसमें मतलब ये डिसजर्मिनोमा बाइलेटरल, तो मैम उसके ऊपर कीमोथेरेपी होगी? डिसजर्मिनोमा बाइलेटरल मैम। नहीं, बायलैटरल है तो फिर तो वो स्टेज बड़ी आगे की है, फिर तो अब ऑन्कोलॉजिस्ट विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेज, हो सकता है वो, ये अब आप देख भी लेना, क्लियरेंस सर्जरी का भी वो कर सकते हैं, बिकॉज मैम और बेशक अगर 19 इयर्स की है लाइफ एंड वो दैट कम्स बिफोर फर्टिलिटी, ठीक है। मैडम इसमें मैम और लिखा है अगर कि स्टेज यूनिलैट 1A में हम सर्जरी करके स्टेजिंग करके तो फिर ये तो कीमो पे उसको बायलैटरल है ना, रख सकते हैं। डिसजर्मिनोमा ये यूनिलैटरल नहीं है, इट्स नॉट 1A, इट्स मोर देन 1A। 1A 1 तक की फर्टिलिटी कंजर्वेशन है सी ओवरी में, उसके बाद नहीं है। मैम जर्म सेल्स में मैम और अगर मैम मैम अगर यूनिलैटरल हो तो उसमें फिर वही जर्म फ्रोजन सेल्स का फर्क है। मैम अगर यूनिलैटरल हो तो उसमें फिर फ्रोजन सेक्शन होगा, यही डिसजर्मिनोमा 19 ईयर्स अगर हो। देखो डिसजर्मिनोमा की एक तो टाइप वो तो कैसे मैम पता चली, वो कीमो फ्रोजन सेक्शन पे सेंसिटिव है पता ना? चली उसको, बिल्कुल उस वो अगर यूनिलैटरल है तो टाइप एक तो आपने या तो जाहिर बायोप्सी या फ्रोजन सेक्शन पे ही पता चली है, तो उसके अंदर अगर आप, मेरा तो ये ख्याल है कि अगर पेशेंट सर्जिकल है एंड इट कम्स आउट टू बी malignant, तो फिर आप उसको वहीं तो नहीं छोड़ोगे, फिर आप यू कैन डू यूनिलैटरल यूफरेक्टमी, क्लियरेंस सर्जरी के बजाय उसकी यूनिलैटरल यूफरेक्टमी करके फिर आप उसको कीमोथेरेपी का कर सकते हो, और उससे पहले आप उसके वो जो भी एग फ्रीजिंग और वो सब उसको एडवाइस करके एंड देन यू कैन गो अहेड विद दैट, बट बेटर टू डिस्कस इट विद ऑन्कोलॉजिस्ट, अपने हॉस्पिटल के किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से भी बैठ के बात डिस्कस कर लेना, मैडम एक ठीक है। ना मॉक टेस्ट में एक सिनेरियो था, 6 ईयर ओल्ड गर्ल है, 6 साल की बच्ची है, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है और साथ में जर्म सेल ट्यूमर है,
तो उसमें मैडम हम क्या करेंगे? मतलब उसमें पहले हम सर्जरी की तरफ जाएंगे या कीमोथेरेपी की तरफ? जर्म सेल ट्यूमर है, उसका जी तो कोई ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर होगा ना अगर पार्शियल सॉरी सॉरी ग्रेनुलोजा, जी वही वही सॉरी ग्रेनुलोजा सेल ट्यूमर। और उसका क्या है, 6 years ओल्ड है, तो उसके अंदर तो फिर एक्सिजन नहीं होगी इस ट्यूमर की। मैडम ये मुझे कंफ्यूजन थी कि मतलब इसमें हम डिपेंड्स उसको ऑन द रिमूव। स्टेज, अगेन देखो इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज। अगर आगे कोई स्टेज है, सपोज लिटिल गर्ल, अगर आगे स्टेज है तो फिर आप उसका ऑब्वियसली की जो भी कीमोथेरेपी वगैरह जो ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा, अदरवाइज तो फिर क्लियरेंस सर्जरी होगी ना। मैम ये उन्होंने बताया था कि कंजर्वेशन का ऑप्शन हम देंगे, ये जो हाँ ये ठीक है, वही डिपेंड्स, ऑन्कोलॉजिस्ट विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेज। देखो जहाँ स्टेज आ जाती है, जहाँ कैंसर आ जाता है, वहां पे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कम्स बिफोर फर्टिलिटी। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फर्टिलिटी विशेस है, देखो 6 years इज वेरी वेरी अर्ली। देखो नॉर्मली हम 19, 20, 25, चलो उसके अंदर तो हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी प्लीज म्यूट कर लो आप लोग अपने आप को। हम लोग कर लेते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, क्योंकि फिर हम कहते हैं कि अर्ली उसकी फैमिली कंप्लीट होके फिर क्लियरेंस सर्जरी करा ले। द गर्ल इज ओनली 6 years ओल्ड, राइट? तो उसको आप कितना डिले करोगे कंजर्वेटिवली? तो तो आई मैडम डोंट इसमें अग्री मतलब हम कर एज देंगे ऑफ फिर 6 यूं। years आप उसको, क्योंकि आप उसका 6 years में कीमो करके उसकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट लेके चल रहे हो, और फिर 5 साल के बाद वो फिर रिकरेंस के साथ आ गई और आप रिकरेंट। क्लियरेंस कर रहे हो, तो ज्यादा बुरा है ना। सो 20 साल की उम्र में तो चलो आप उसको फिर भी चांस दे देते हो 2-4 सालों का कि फैमिली कुछ कर ले, बना ले, या एग फ्रीजिंग करा ले, उसके बाद आप कुछ कर लो, राइट? क्योंकि क्लियरेंस सर्जरी इज द अल्टीमेट ट्रीटमेंट। यू कैन नॉट मेक अ गर्ल लिव द होल लाइफ विद मेलिग्नेंसी। आपने क्लियरेंस तो करनी है। जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है उस, या फर्टिलिटी कंजर्वेशन, उसका भी कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि आप उसको टाइम दे रहे हो कि उसकी थोड़ी सी फैमिली का हो बने, उसके बाद वो फिर आएगी फॉर द क्लियरेंस सर्जरी। यू आर नॉट लीविंग द मेलिग्नेंसी इनसाइड फॉर एवर। अब द गर्ल इज ओनली 6 years ओल्ड, उसको आप कितना डिले करोगे, राइट? सो ये भी तो देख के करना है। ठीक है, सिद्रा का क्वेश्चन क्विकली, सिद्रा और कार्या। मैम ये जर्म सेल ट्यूमर का मुझे जो है ना फॉलो अप में थोड़ा सा मसला हो रहा था। फॉलो अप तो चले, वो इंटरवल तो मुझे पता है कि 3-6 वीक पे पहला फॉलो अप होता है, फिर जो है 3 मंथ पे होता है, एंड देन जो है उसके बाद के मतलब 1 ईयरली, 1 मंथली इन 1 ईयर, 2 ईयरली इन सेकेंड ईयर, इस तरह से 7 ईयर्स तक का, और फिर लाइफ लॉन्ग चलता है। और हर उसमें लिखा था कि हर फॉलो अप पे आपने जो है वो ट्यूमर मार्कर करने हैं, जर्म सेल ट्यूमर में ना। और फिर सीटी, मैम जो एमआरआई और सीटी का मुझे समझ नहीं आ रहा था उसके टेबल में, वो किस तरह से करेंगे? सिटी करेंगे, CA1 वो आप उसके ट्यूमर मार्कर्स कराओगे, TBS और CT, ठीक है ना? CT आप बहुत ज्यादा नहीं करोगे। देखो आप ट्यूमर मार्कर्स और TBS उसका अगर 3 मंथली विजिट है, वरना 6 मंथ वाले में आप CT कराओगे, ठीक है? उसकी वजह रेडिएशन एक्सपोजर भी है। जी, कार्या का क्वेश्चन, चलो क्विकली जिस जिसका क्वेश्चन है वो बगैर हैंड रेस किए भी बीच में बोल दे, ताकि हमारा टाइम सेव हो। सो मैं क्विकली, और कोई बात है तो जल्दी से कर लें, ताकि क्विकली मैं आपको काउंसलिंग बताऊं बिफोर सर्जरी, और फिर हम सर्जरी पे नीला में जल्दी से मैडम बता ये दें। मैडम एक पेशेंट देखी थी 19 ईयर्स ओल्ड, बॉर्डर लाइन ओवेरियन ट्यूमर्स आया था फर्स्ट टाइम भी उसकी एज का। अच्छा स्टेजिंग, जी 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 मैडम। बोले जी। मैडम फर्स्ट टाइम भी उसकी अच्छे सेटअप में कम्प्लेक्स सिस्ट के लिए स्टेजिंग लेप्रोटमी ही हुई थी, तो हिस्टोपैथ में बॉर्डर लाइन ओवेरियन ट्यूमर आया था स्टेज 1C। अब क्या हुआ कि फिर उसकी ना विदिन 1 ईयर उस पेशेंट की रिकरेंस हो गई ना, वो बायलैटरल ओवेरियन कम्प्लेक्स सिस्ट आई है। तो मैडम उसको शौकत में रेफर किया, तो उन्होंने कहा कि हम पहले आप इसकी CT गाइडेड या अल्ट्रासाउंड गाइडेड वटेवर कोई बायोप्सी करवा के लाएं, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। जबकि पेशेंट जो थी 19 ईयर्स ओल्ड, वो रिलेक्टेंट थी कि मैंने क्लियरेंस सर्जरी नहीं करवानी। बेसिकली उसका कंसर्न ये था कि मैं अभी से मीनोपॉज में नहीं जाना। तो मैडम इस केस देखो को आगे बात कैसे ये, लेके आपकी सारी चलेंगे? आवाज कटती है। गुड। देखो बात ये है कि सबसे पहले वाली जो उसकी सर्जरी है उसमें अच्छी तरह पहले काउंसलिंग होती है। पेशेंट हैज टू नो
what fertility conservative surgery means. What is she going for? The recurrence can occur. Whether fertility is that important that she's making her life at risk, etc. पेशेंट को क्लियरली बता दिया कि सो सॉरी। अच्छा, सो आई वाज टेलिंग यू कि एक चीज वो, दूसरा ये कि नाउ द रिकरेंस हैज अकर्ड व्हिच मींस कि सर्वाइवल हैज कम टू रियली डाउन, मतलब प्रोग्नोसिस इज, रिकरेंस केस ऑफ सीए इज नॉट अ गुड केस। ठीक है, तो फिर तो पेशेंट की क्या विशेष है? क्लियरेंस है जी, मैडम है तो बॉर्डर वो लाइन अगर एक दफा रिकर जाए, मैडम रिकरेंस हो जाए बॉर्डर लाइन की, तो फिर हम लोग मस्ट क्लियरेंस की तरफ ही जाएंगे या हम कंजर्वेटिव नहीं फर्टिलिटी नहीं, स्पेयरिंग बस की फिर तरफ जा सकते क्लियरेंस, हैं? फिर क्लियरेंस। ठीक है, सो गुड। क्वेश्चंस खुद ही पूछते रहो बीच बीच में। एक छोटी सी बात जल्दी से, जब हम सर्जरी के लिए जा रहे हैं, प्लीज वेरी वेरी बी वेरी वेरी क्लियर, पेशेंट को, आपको, अटेंडेंट्स को, सबको पता हो व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू विद हर इन द ऑपरेशन थिएटर। आपने बताना है कि अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री एंड इन्वेस्टिगेशंस योर स्टेज सीम्स टू बी दिस, नाउ वी आर टेकिंग हर टू ऑपरेशन थिएटर, व्हाट आर you going to do, what biopsies you are going to take, what are the possibilities that can happen. Well, you will clear this the whole thing, and you will do the staging or debulking, or meanwhile if there is adherence, थोड़ा सा जिक्र, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे नीला ने तो जिक्र ही सिर्फ उस चीज का किया, थोड़ा सा जिक्र के घर घर तक जा रहा हो, जितनी क्लियरेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ को ठीक करते हुए हो सकी वो मैं करूंगी अलॉन्ग विद द ऑन्कोलॉजिकल सर्जन। और उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, उसके अंदर आपका ये जो है उसमें गट की इन्वॉल्वमेंट भी आ सकती है, उसमें ब्लैडर बायोप्सी भी आ सकती है, उसके अंदर लिम्फ नोड्स का भी आएगा, तो वो सारा कुछ करेंगे, और आफ्टर दैट कीमोथेरेपी और वो सब कुछ जी। और फिर अभी हम हमें एंड पे नीला जल्दी से स्टेजिंग बताएगी कैसे करते हैं जी। कार्य मैडम, ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर्स कीमो सेंसिटिव होती? ये देख लेना यार, ये कोई और जवाब दे दे इस बात का, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, अब देख लो जिसने अभी लेटेस्ट पढ़ा है। कीमो सेंसिटिव होते हैं लेकिन जर्म सेल से कम कीमो सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, so germ cells and dysgerminomas are more chemosensitive, that is right. मैम जर्म सेल यस ट्यूमर जो मैडम, होते हैं ना, दोनों कीमो वो सेंसिटिव, रेडियो रेडियो सेंसिटिव भी दोनों रेडियो हम होते इसलिए नहीं देते कि वो Yes, ओवरी को डैमेज कर देगा, इसलिए हम हैं। कीमो यस दे रहे होते हैं। good, ठीक है, so ये सो गुड। अब आज हम वैसे सी सर्विक्स पे बात नहीं कर सके, अगला केस सी सर्विक्स कर लेंगे। किसने वॉलंटियर किया था लास्ट टाइम वाली? हमारी प्रेजेंटर नहीं आई थी, आप में से अब एंड पे मुझे बता दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में कौन वॉलंटियर होगा, या कोई और टॉपिक करना है वो कर लेंगे मैंने जी। कहा था सीए सर्विक्स। चलो सी सर्विक्स पे नूर आप कर लेना नेक्स्ट टाइम। सो इसकी क्विकली अनीला अब आप बता दो सर्जिकल सारे स्टेप्स। Yes, ma'am. First of all, ma'am, after the anesthesia, I will and cleaning and wrapping the patient, I will open the abdomen by the midline incision, and midline. I will do the midline laparotomy under the supervision of the gynecologist, midline laparotomy, along with the gynecologist, oncologist, and surgeon. And then, ma'am, I will take the when I will enter the abdomen, I will take the ascitic fluid and for the cytology, and I will do the maximum debulking surgery. I will remove the. I will first of all do the omentectomy and take the biopsies from the take the biopsy from the take the biopsy from the liver surface from under diaphragm, and I will do the omentectomy, and after that I will do the maximum debulking surgery. As far as it is possible, and it will not affect the to such extent that it will not affect the quality of life of my patient. And after that, ma'am, I will close the abdomen, and I will also remove the second ovary because patient has hysterectomy previously, and I will also do the removal of the second ovary and the tube. And after that, ma'am, I will close the abdomen in the reverse order and send the sample for the histopathology, and will stage the disease according to the extent on per op findings.
ठीक है, गुड। नॉट बैड, ठीक है। ये अब तो आप लोगों को स्टेजिंग का तो खैर सबको काफी अच्छी तरह समझ में आ गया है। सो बिल्कुल इसी तरह करेंगे, बिकॉज इट्स अ ह्यूज मैच। मिड लाइन आप खोलोगे और सारे आपके पास साथ में ऑन्कोलॉजिकल सर्जन भी होगा। यू विल डू द स्टेजिंग फर्स्ट। आप पेरिटोनियल वॉशिंग्स लोगे, आप सारे ऑर्गन्स देखोगे, लिम्फ नोड्स को चेक करोगे, फिर आप उसकी ऑब्वियसली दूसरी साइड की ओवरी देखोगे, अगर ट्यूब्स मौजूद है उनको भी देखोगे, वॉल्ट को देखो। पहले आप सारी इंस्पेक्शन करोगे ना, फिर आप उसके फीचर्स ऑफ द मैस देखोगे, फिर आप उसका बायलैटरल ओफरेक्टमी करोगे और बायोप्सीज लोगे मल्टीपल। और बिल्कुल इसी तरह जैसे भी बताया डॉक्टर ने, ठीक है। इंफ्राकोलिकोमेंटेक्टमी भी करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? गुड। मैम जो हम जैसे एडवांस डिजीज होती है तो हम कहते हैं कि पहले न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी के 3 साइकिल्स दें, तो फिर उसके बाद वापस से हम जो है वो सीटी करके मेक श्योर करेंगे कि हमारी डिजीज जो है डाउन स्टेज हो गई है। एंड सीटी देन तो हर स्टेज पे करेंगे। पहले आपने न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी दी, 3 महीने के बाद फिर सीटी किया बिफोर सर्जरी, फिर उसके बाद आप सर्जरी के बाद दोबारा उसका सीटी और डिटेल टेस्ट होते हैं बिफोर द नेक्स्ट कीमो। ओके मैम, थैंक यू। जी, कार्य का कुछ हाथ खड़ा है, ठीक है। सो गुड। सो आई थिंक हमने क्विकली थोड़ा सा सी ओवरी का लास्ट टाइम जो शुरू किया था, दोनों क्लासेस को मिला के मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगी। सो हमने वो कर लिया है। काफी इंपॉर्टेंट इसमें बातें डिस्कस हो गई, स्पेशली एग्जामिनेशन को लेके, थोड़ा मैनेजमेंट, कीमो काउंसलिंग, वो सारा कुछ। जी, समीना और सादिया के लास्ट 2 क्वेश्चंस एंड देन मैडम थोड़ा इसमें प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी का भी मैं बता दें, जैसे BRCA1 BRCA2 वाले जो केसेस होते हैं। BRCA1 अगर BRCA2 पॉजिटिव हाँ, जिसमें प्री ऑपरेटिवली रिस्क फैक्टर्स को जो रूल आउट करेंगे, लिंच टाइप 2 सिंड्रोम होता है, उसमें BRCA1 और 2 पॉजिटिव, मोर देन 40% चांस अगर वो पॉजिटिव हो, नहीं तो वैसे 10% चांस होता है। आपको सारे इंसिडेंसेस पता होने चाहिए। अगर फैमिली हिस्ट्री, अब तो वैसे भी 40 इयर्स के बाद कह दिया WHO ने कि ईयरली मेमोग्राम कराएं, लेकिन अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो फिर वैसे भी मेमोग्राम और CA125 वैसे ईयरली, और TPS, ये 3 चीजें ईयरली होनी चाहिए 40 इयर्स के बाद। और अगर BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव है या एक पॉजिटिव है, तो आप उसको प्रोफाइलेक्टिव क्लियरेंस की भी एडवाइस दे देते हो, बिकॉज देयर आर मोर देन 40% चांसेस दैट शी विल एंड अप इन सी ओवरी और सी ब्रेस्ट। तो वरना तो फिर आप ईयरली मॉनिटरिंग पे चलते हैं, क्योंकि सी ओवरी हमेशा बहुत थैंक यू लेट मैडम। प्रेजेंट करता है। जी, तो इस बेटर है कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स का करो। असल में तो यही चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वी शुड ऑलवेज टॉक मोर अबाउट प्रिवेंशन ऑफ एनीथिंग, इंस्टेड के हम जो है वो उस चीज को की ट्रीटमेंट के पीछे पड़े रहे। एक्चुअली प्रिवेंशन आपको हर चीज से बचा लेता है। इसीलिए जो सी एंडोमेट्रियम या सी सर्विक्स है, वो तो फिर भी थोड़ा सा ब्लीड करके आपको इंडिकेशन दे देता है, लेकिन जो CA ओवरी है वो नहीं देता। लेकिन इसमें फैमिली हिस्ट्री रियली मैटर्स। और उसके बहुत इंसिडेंसेस हैं, वो प्लीज सारे याद कर लो। इवन लिंच टाइप 2 सिंड्रोम जो है, उसके अंदर तो CA लिवर और CA गॉल ब्लैडर और ऐसा कुछ भी शामिल है। कॉलोन मैडम, हाँ, कॉलन, सॉरी, सीए कॉलन भी। कॉलोन। CA ओवरी, ब्रेस्ट, कॉलन और उसके बाद गॉल ब्लैडर वगैरह की चीजें आती हैं फैमिली की। और उसमें इंसिडेंसेस हैं, वो शॉर्ट्स में बड़े अच्छे दिए हुए इंसिडेंसेस सारे। तो वो आपको एग्जैक्ट पता होने चाहिए फॉर काउंसलिंग ऑफ प्रिवेंशन ऑफ CA ओवरी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप करना है क्या, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। समीना का लास्ट क्वेश्चन। जी मैम, ये प्राइमरी डिबल्किंग सर्जरी बिफोर कीमोथेरेपी होती है और साइटो रिडक्टिव सर्जरी जो है वो आफ्टर कीमोथेरेपी, ठीक है, हाँ जो जी, ठीक है ठीक है। थैंक चलें। यू।